Once again, welcome back to my channel. My name is Rahul and you're watching Bihar Studio. So in this video, we are going to discuss about botany theory paper, जो कि आपकी बीएससी लाइफ साइंस सेमेस्टर 4 का पढ़ना है, जिसमें अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इस बार की जो आपकी बॉटनी की सिलेबस है वो है इकोलॉजी। ये बेसिकली पीडीएफ है सिलेबस का, जहाँ पे इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन पढ़ना है सेमेस्टर 4 में। सो टोटल 8 यूनिट्स हैं एंड वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में इन डिटेल्ड। एंड जो फर्स्ट पार्ट है मेरा वीडियो का, कुछ मिनट तक मैं अपना मटेरियल आपको दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने प्रिपेयर किया है, एंड वो बिल्कुल यूनिट वाइज है एंड काफ़ी सीक्वेंस में है, तो आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड उसके बाद मैं बताऊँगा कि आप किस तरीके से मेरी मटेरियल एक्सेस कर पाओगे, एंड सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसी के सिमिलर जूलॉजी की भी वन शॉट वीडियो आने वाली है एंड केमिस्ट्री की भी वन शॉट वीडियो आएगी। स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यूनिट 1 में आपकी बॉटनी में पढ़नी है इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट इन इकोलॉजी, देन इकोलॉजी फैक्टर्स। यूनिट 3 है पॉपुलेशन इकोलॉजी, देन यूनिट 4 में प्लांट कम्युनिटीज, देन यूनिट 5 में इकोसिस्टम, यूनिट 6 है आपका इंट्रोडक्शन टू इवोल्यूशन, देन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज एंड फाइटोजियोग्राफी। हम प्रैक्टिकल की बात नहीं करने वाले क्योंकि ये बेसिकली पूरा थ्योरी पे ही मैं वीडियो रख रहा हूँ। प्रैक्टिकल में ये बेसिकली कुछ नहीं है आपका, मोस्टली यहाँ पे सेटअप है, जैसे फर्स्ट वाली इंस्ट्रूमेंट वाली है जहाँ पे सेटअप आपको दी जाएगी। देन एम टू जो है पीएच डिटेक्शन, ये आपका आ सकता है एक्सपेरिमेंट में। देन उसके बाद सेटअप है हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, चार चार स्पीसीज पढ़ने, जो भी आपके लैब में हुआ होगा वो आपको सेटअप में दे दिया जाएगा। देन 4 भी आपके सेटअप वाली है। देन 5th एंड 6th काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से दोनों में से कोई एक आपको दे दिया जाता है, वो सफलिंग करके देते हैं बेसिकली, जहाँ पे मिनिमम क्वाड्रेंट साइज एंड नंबर फॉर द स्टडी ऑफ हर्बेसियस वेजिटेशन इन कॉलेज कैंपस, एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वगैरह एंड कंपेरिजन विद द राइनोकुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये एक्सपेरिमेंट आपके मेन परफॉर्म करने के लिए आएंगे, बाकी सारे सेटअप्स ही हैं। एंड एक प्रोजेक्ट है आपका जहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है फाइलोजेनेटिक ट्री यूजिंग अ मेगा एंड इंटरप्रेट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये बेसिकली आप डाटा उठाओगे, एक वेबसाइट वो बताते हैं, वहाँ से सारे सीक्वेंस उठा के देन पुटअप करोगे। मेगा 12 शायद सॉफ्टवेयर है, जैसे ये सॉफ्टवेयर अगर आप यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे पीसी में, तो ये मेगा 12 सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ करते हैं हम कंस्ट्रक्ट करने के लिए एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन पढ़ना। एंड ये यूनिट 1 का मेरा नोट्स है जो कि आप देख सकते हैं एक बार। तो बिल्कुल सीक्वेंस में है, आपको कहीं भी ऐसा नहीं है कि इसके अलावा भी आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना इनफ होता है। ओके, एक बार छोटा करके मैं इसको दिखा देता हूँ। यूनिट 1 हालांकि आसान है, इसमें ए बायोटिक बायोटिक फैक्टर के बारे में ही ज़्यादातर पढ़ना है। एंड यूनिट 2 की ये नोट्स है इकोलॉजी। अगर आपको मेरी नोट्स पसंद आ रही मतलब पसंद आ रही हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसको एक्सेस करने के लिए बेसिकली मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा कि मैं अपना व्हाट्सअप नंबर पिन कर दूंगा, जहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड ये जितनी भी कंबाइन अगर पीडीएफ आप लोगे तो वो उसकी रेट बेसिकली कम पड़ेगी आपको, एंड ये पेड होती है जो भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ। बाकी यूट्यूब पे तो लेक्चर आप देख सकते हैं। ये सारे मटेरियल के बाद मैं लेक्चर लगा दूंगा सारे यूनिट वाइज। ये आपके सेमेस्टर में काफ़ी मदद करने वाली है मेरा नोट्स, क्योंकि ये मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं। एंड बिल्कुल सीक्वेंस वाइज है, कंसाइज नोट्स है, बिल्कुल इतना भी डिप्थ नहीं है, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है मैंने उसी के अकॉर्डिंग सारे कुछ ध्यान में रख के प्रिपेयर किए। देन यूनिट 3 हो गया पॉपुलेशन इकोलॉजी, देन यूनिट 4 है आपका प्लांट कम्युनिटीज़ के बारे में। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखोगे जो काफ़ी मतलब इजी वर्ड में मेरा लिखा हुआ है, मेरा नोट्स जो प्रिपेयर इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं होती है, तो आप इजीली इसे पढ़ सकते हैं। सिमिलरली जूलॉजी के थ्योरी के लिए भी आएगी वीडियो, केमिस्ट्री के लिए भी आएगी। तो अभी तक मैंने यूनिट 5 तक आपको दिखा दिया है। आई होप कि आपको मेरी मटेरियल काफ़ी अच्छी लग रही होगी, जो मेरा नोट्स है। तो यूनिट 5 यूनिट 6 है आपका इंट्रोडक्शन टू एवोल्यूशन, जिसमें कि आप काफ़ी सारे थ्योरीज़ के बारे में आप जानोगे। देन कुछ साइंटिस्ट वगैरह, जो साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरी दिए हैं। देन आप मेरे नोट्स पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा, बिल्कुल मतलब काफ़ी रिलेटेबल है। मतलब अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आपको डायग्राम मिलेंगे काफ़ी, जो कि मतलब डायग्राम भी मैंने ऐसे पुटअप किए हैं जो काफ़ी मतलब इजी हों, समझने लायक हों। ये इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज़ है। तो टोटल अभी तक मैंने 7 यूनिट आपको दिखा दिए हैं।
एंड ये आपका लास्ट यूनिट है जहाँ पे मेनली ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, जो हमारे वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, एंड बस इसी के बारे में। यूनिट 8 में ज़्यादा कुछ है नहीं एज सच। ओके, तो अब आप किस तरीके से मेरे मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे, तो बेसिकली मैं कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर पिन कर दूंगा। आप वहाँ से मुझे मैसेज करके आप मुझे सेमेस्टर बता देना कि आप किस सेमेस्टर में हो। बेसिकली सेमेस्टर 4 आप पूरा थोड़ा सा डिटेल लिखना कि सेमेस्टर 4 का मैं हूँ, एंड मुझे कंबाइन मटेरियल चाहिए। इसी तरीके से आपको जूलॉजी का भी होगा, एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके पढ़ने हैं इस बार, एंड केमिस्ट्री का भी होगा जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइफ साइंस को इस बार पढ़ना है इस सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में। सो डिटेल्ड सो इस वीडियो में बेसिकली मैं बॉटनी के लिए ही मटेरियल आपको दिखाऊंगा, एंड नेक्स्ट वीडियो वन शॉट आएगी जिसमें कि मैं जूलॉजी की सारी मटेरियल आपको दिखा दूंगा। देन उसके बाद केमिस्ट्री की आएगी, एंड सिमिलर वीडियो में ही मैं आपके क्या करूँगा कि मैंने लेक्चर लगा दूंगा यूनिट वाइज, जहाँ पे मैंने बाय स्लाइड पढ़ाया है। तो उससे भी अगर आपको समझ में आप मतलब देखना चाहो तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती मोस्टली, अगर आप मेरा मटेरियल खरीदोगे तो खुद मतलब पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करोगे, क्योंकि ये काफ़ी लाइक आसान है। तो बस इतना ही था बेसिकली। जो शुरुआत के कुछ मिनट्स थे जहाँ पे मैंने आपको सारे यूनिट वाइज मटेरियल आपको दिखा दिए हैं, एंड इसके बाद मैं यूनिट वाइज लेक्चर्स लगा दूंगा जिससे कि आप देख सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट मटेरियल है, एंड जो इस बार मेरा मटेरियल है वो काफ़ी मतलब अपडेटेड है, एंड काफ़ी चीज़ें नई इसमें मैंने ऐड किए हैं, एंड जो कि और भी आसान बनाती है। तो मेरी मटेरियल की एक खास बात है कि ये काफ़ी मतलब यूनिट वाइज होती है, काफ़ी कंपाइल होती है, एंड बाकी आप जूलॉजी की भी जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हो वीडियो, एंड केमिस्ट्री की भी। तो कंबाइन अगर आपको पसंद आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये बेसिकली यहाँ तक ही था मेन मेरा, एंड इसके बाद जो है वो लेक्चर की वीडियो आएगी। बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यूर वॉचिंग बिहार टू डू। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉटनी थ्योरी पेपर के बारे में, जहाँ पे आपके 8 यूनिट पढ़ने हैं। तो हम प्रीवियस पैटर्न की तरह ही पढ़ेंगे, जैसे हमने केमिस्ट्री में 4 वीडियो में होल सिलेबस कवर कर दिया था। तो हम इसमें क्या करेंगे कि बॉटनी में हम 2 वीडियो में आपके 8 यूनिट कवर करेंगे। तो एक तरीके से एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है, क्विकली हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सिलेबस देख लो कि क्या सिलेबस है आपके सेमेस्टर 4 का। तो ये आपका सिलेबस है, जहाँ पे आपको पढ़नी है यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी। देन यूनिट 2 आपको पढ़नी है इकोलॉजिकल फैक्टर्स, यूनिट 3 है पॉपुलेशन इकोलॉजी, एंड यूनिट 4 है प्लांट कम्युनिटीज़, एंड 5 में इकोसिस्टम पढ़नी है, 6 में इंट्रोडक्शन टू इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज एंड फाइटोजियोग्राफी, जो कि यूनिट 8 है आपकी। तो हम अपने फर्स्ट यूनिट पे मूव करते हैं। तो ये आपके फर्स्ट यूनिट है मेंटल इकोलॉजिकल कंसेप्ट। सो ये आपका फर्स्ट पेज है, जहाँ पर बेसिकली आपको डिफाइन करना है इकोलॉजी क्या है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी जानेंगे क्या है, देन इंटर रिलेशन बिटवीन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट को हम जानेंगे। तो सबसे पहले इकोलॉजी जानते हैं कि इकोलॉजी है क्या। तो इसका डेफिनेशन आप लिखोगे कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे इकोलॉजी होती क्या है। तो यहाँ पे आप एक तो ऑर्गेनिज्म एंड जो इन्वायरमेंट के बीच का इंटरेक्शन है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिज्म क्या है, बायोटिक एक तरीके से फैक्टर्स है, एंड जो इन्वायरमेंट है आपका एयर, सॉइल्स, टेम्परेचर, सन, ये सब क्या है, ए बायोटिक चीज़ें हैं। तो ये दोनों का जो जब इंटरेक्शन होता है, जब ऑर्गेनिज्म एंड ए बायोटिक थिंग्स का, तो उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। सिमिलर चीज़ यहाँ पर की पॉइंट्स में लिखी है कि ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। इसके की कंपोनेंट्स हो गया आपके इकोलॉजी का। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप लेवल्स पढ़ोगे, हायरार्की पढ़ोगे, स्पीसीज के बाद पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, इस तरीके से। एंड यहाँ पर एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल्स के भी बारे में पढ़ोगे। तो ये बायोटिक फैक्टर्स में यहाँ पर देखो आप सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड सॉइल्स एंड एयर आते हैं। एंड बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके मैंने बताया था कि बायोटिक्स मीन्स की लिविंग थिंग्स में आपके प्लांट्स आ गए हैं, एनिमल्स आ गए हैं, देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए। देन ये आपके डिफाइन किए गए हैं कि ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स को डिटेल में कैसे लिखोगे। मान लो कि आपके डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया वहाँ पर पेपर में, तो आप शॉर्ट नोट्स में बेसिकली आपके आएंगे। तो आप लिखोगे कि नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, एंड एग्जांपल्स दोगे जैसे कि सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल्स वगैरह। एंड बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड ये इंडिपेंडेंस होते हैं इंटरडिपेंडेंस होते हैं ए बायोटिक थिंग्स पे। मतलब जो ये लिविंग थिंग्स है, एनिमल एंड प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इन्हें ए बायोटिक की ज़रूरत होती है। जैसे सनलाइट की ज़रूरत है प्लांट को फूड बनाने के लिए, तो इस तरीके से वाटर की ज़रूरत है। हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट
टॉपिक के बारे में जिसमें लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर हायरार्की के बारे में पढ़नी है, इकोलॉजिकल लेवल्स के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आपके हायरार्की पूछा जा सकते हैं कि किसके बाद क्या है। तो सबसे जो लोअर लेवल आपका है वो है स्पीसीज़। स्पीसीज़ आपका सबसे लोअर लेवल होती है, जहाँ पर स्पीसीज़ हम कहते हैं सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सके। देन पॉपुलेशन हम सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उनके इंडिविजुअल्स रहते हैं, उन्हें हम पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि ह्यूमंस वगैरह हो गए, तो एक पर्टिकुलर एरिया में कॉलोनी वगैरह में साथ में रहते हैं, तो उसे हम पॉपुलेशन नाम दे सकते हैं। देन कम्युनिटी क्या होती है, तो यहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ पॉपुलेशन रह सकते हैं, यानी इंटरेक्टिंग बेसिकली जो पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग है एक पर्टिकुलर एरिया में रह सकते हैं। इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम यहाँ पर हम कहेंगे कम्युनिटी एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट दोनों के इंटरेक्शन को कहेंगे। मैंने बताया था कि इकोसिस्टम बेसिकली बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शन को कहते हैं। देन बायोम क्या है, तो बायोम लार्ज इकोसिस्टम विद सिमिलर क्लाइमेट एंड वेजिटेशन को कहते हैं। जैसे कि मान लो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है एंड मरीन इकोसिस्टम। मान लो टेरेस्ट्रियल में आप मान लो कि टुंड्रा हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो इस तरीके के एक ही मतलब टेरेस्ट्रियल में ही आना चाहिए वो आपका, तो उस तरीके का सिमिलर काइंड ऑफ क्लाइमेट होनी चाहिए, तो उसे हम बायोम कहते हैं। एंड एक्वेटिक में फ्रेश एंड मरीन दोनों इकोसिस्टम को अगर मिला दें तो उसे हम बायोम कहेंगे। देन बायोस्फीयर में आपका टोटल सम आ गया, यानी ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम, यहाँ पे मरीन भी आ गया, आपका टेरेस्ट्रियल भी आ गया, दोनों को मिलाकर हम बायोस्फीयर कहेंगे। सो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं स्पीसीज़। इन डिटेल में पढ़नी है, हम जल्दी पढ़ेंगे। स्पीसीज़ का डेफिनेशन बता दिया। अब रोल क्या होता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, काफ़ी सारी स्पीसीज़ है, तो एक जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई, यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप के डाइवर्स स्पीसीज़ है। देन अडेप्टेशन होते हैं, अडेप्ट होते हैं इन्वायरमेंट क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग जगहों पर स्पीसीज़। देन फाउंडेशन ऑफ फूड चेन्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो कि फूड चेन में काफ़ी फाउंडेबल रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मान लो कि हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, तो कार्निवोरस हर्बीवोरस पे फीड करेगा, तो इस तरीके से फूड चेन बनती है। देन पॉपुलेशन के हम कैरेक्टर्स की बात करेंगे, डेफिनेशन बात कर लिया हमने, तो यहाँ पे हम सिर्फ कैरेक्टर्स की बात करेंगे, पॉपुलेशन साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ रेट। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं आपके, तो ये हम इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे फर्दर यूनिट्स में, क्योंकि जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसमें इंट्रोडक्टिव पार्ट ही दिया गया है। देन हाँ, एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन डायनेमिक हेल्प्स टू अंडरस्टैंड स्पीसीज सर्वाइवल को बताती है। जैसे आप दिल्ली वगैरह में रहते हो, तो यहाँ पर देखते हो कि कबूतर जो पिजन वगैरह है वो काफ़ी मतलब बिल्डिंग्स वगैरह पे रहते हैं या कॉलेज वगैरह में रहते हैं, तो इनके पॉपुलेशन देख के आप समझ सकते हो कि इनके सर्वाइवल रेट काफ़ी ज़्यादा है, तभी तो यहाँ पर रह रहे, कोई और बर्ड्स यहाँ पर आ नहीं पाते हैं। देन कम्युनिटी की बात करेंगे, तो असेंबलिंग या डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग इन इंटरेक्टिंग इन एन एरिया। तो यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के एक तो जो पॉपुलेशन है, जैसे कि मान लो कि ह्यूमन पॉपुलेशन है एंड एनिमल्स, दूसरे जो वाइल्ड एनिमल्स वो एक जगह रह रहे हैं, तो उन्हें हम एक इंटरेक्टिंग एरिया में रह रहे हैं, तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। देन हालांकि काफ़ी ख़राब एग्जांपल मैंने लिया ह्यूमन एंड वाइल्ड, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट जगह पर रहते हैं, फॉरेस्ट में वाइल्ड वाले रहते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कम्युनिटी में लाइक डिफरेंट प्लांट्स हैं, जिसे आप लगा के रखे हो अपने गार्डन्स वगैरह में, तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। वहाँ पर एक मतलब मान लो कि आपने भिंडी उगा रखा है, देन आप बैगन की लगा रखे हो, टमाटर लगा रखे हो, तो इस तरीके से उनके काफ़ी, आप टमाटर के एक पेड़ तो लगाओगे नहीं, उसमें मान लो कि 20-30 पेड़ हैं, तो एक पॉपुलेशन बन गई एंड सभी को मिला के कम्युनिटी बन गई। तो इस तरीके को हम इस एक पर्टिकुलर एरिया को एंड यहाँ पर डिफरेंट इंटरेक्ट कर रहे पॉपुलेशन वाले, तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। देन कम्युनिटी का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वो है स्पीसीज डाइवर्सिटी होना, यानी मैंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी बन गई है, डिफरेंट आपने प्लांट्स लगा रखे, वेजिटेबल्स लगा रखे हैं। देन ट्रॉपिकल लेवल पे आप देख सकते हो कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स आ गए। देन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म एंड पैरासिटिज्म। तो ये जो सिम्बायोटिक रिलेशन है उससे शायद यूनिट 7 या 8 में काफ़ी डिटेल में पढ़ने हैं, विद एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पे। देन इकोसिस्टम, मैंने बता दिया कि इकोसिस्टम जहाँ पे बायोटिक एबायोटिक थिंग्स का इंटरेक्शन होता है एंड इसके कंपोनेंट्स है आपके एनर्जी फ्लो, जिसमें फूड चेन और वेब्स को कहते हैं, एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर साइकिल वगैरह इसमें इकोसिस्टम है, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एक्वेटिक इकोसिस्टम आती हैं। बायोम्स सिंपल था आपका, बायोम्स मैंने बताया था कि सिमिलर क्लाइमेट एंड वेजिटेशन वाले होने चाहिए, जैसे टेरेस्ट्रियल में सिर्फ टेरेस्ट्रियल वाले होने चाहिए, एंड जिसमें टुंड्रा, डेजर्ट एंड रेन फॉरेस्ट, यानी तीनों जो इकोसिस्टम को मिला के हम बायोम कहते हैं। देन एक्वेटिक पे फ्रेश एंड मेरीन दोनों को मिला दे तो उसे हम बायोम कहेंगे। एंड जो बायोम होती है वो इन्फ्लुएंस करती है आपके ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट को। देन बायोस्फीयर एक आपका रह गया था, जिसमें हम ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम हम कर सकते हैं, जहाँ पर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों आ गए, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। देन इंट्रैक्शन आप पढ़ेंगे, इंटर रिलेशन बिटवीन ए लिविंग वर्ल्ड एंड एबायोटिक, किस तरीके से बेसिकली यहाँ पर इंट्रैक्शन हो रही है, जैसे कि एक एनिमल में एंड एबायोटिक फैक्टर्स में। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल दिया गया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी जो प्लांट है, प्लांट क्या है, बायोटिक चीज़ है, मतलब लिविंग थिंग्स है, लेकिन इसे अपना फूड बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, यानी एबायोटिक थिंग्स चाहिए, तो इस तरीके से इंट्रैक्शन हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका यूनिट खत्म होता है, यूनिट फर्स्ट। अब हम यूनिट सेकंड पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे एक रिकैप देख लो कि हमने क्या डिस्कस किया, बायोटिक एबायोटिक पढ़ लिया हमने, लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जहाँ पर स्पीसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इस तरीके से हमने पढ़ा। देन इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोम्स को जाना हमने। तो अब हम मूव करते हैं यूनिट 2 पे।
सो यूनिट 2 में आपके पढ़ने हैं इकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे अभी तक हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिया, क्या होता है इकोलॉजी एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से इंटरेक्शन करती है। सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी लिखी गई है, मैं चीज़ें छोड़ रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन आपको मैंने बता चुका हूँ। देन यहाँ पे सबसे पहले आते हैं कि अब जो चीज़ें आपने पढ़ा है, जैसे कि बायोटिक चीज़, एबायोटिक चीज़। तो एबायोटिक में आपने पढ़ा है कि सनलाइट होते हैं, सॉइल होते हैं, एयर होता है। तो जैसे सॉइल है एबायोटिक थिंग्स में, तो आप किस तरीके से बेसिकली सॉइल की फॉर्मेशन होती है एबायोटिक्स चीज़ की। तो सबसे पहले सॉइल कैसे बनती है, तो यहाँ पर वेदरिंग ऑफ रॉक्स होते हैं थ्रू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, उनका मतलब वेदरिंग होती है, तब जाके सॉइल बनती है। फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस बाय क्लाइमेट, पेरेंट मटेरियल एंड टोपोग्राफी, टाइम एंड ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली कई जो आप देखते होंगे कि क्लाइमेट के थ्रू भी इन्फ्लुएंस होती है चीज़ें सॉइल की। जैसे कि आप नदी के किनारे जो रॉक्स होते हैं उनकी अगर देखोगे सॉइल, उनके मतलब जो पानी के बहाव से वो कटते जाते हैं रॉक्स, एंड सॉइल की फॉर्मेशन काफ़ी जल्दी हो जाती है, कम शॉर्ट पीरियड में हो जाती है। लेकिन वही बात करें कि कोई ऐसी जगह पर है जैसे रेगिस्तान वगैरह में, मतलब डेजर्ट वगैरह में है, तो वहाँ पे जो रॉक्स बनने का मतलब रॉक से सॉइल बनने का प्रोसेस है वो काफ़ी मतलब टाइम टेकिंग होती है। देन सॉइल कंपोजिशन, सॉइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब रॉक से आइए तो उसमें मिनरल्स जरूर होगा, तो 45% आपका मिनरल्स होता है, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि ताकि वहाँ पे जो तो बेसिकली रॉक से अगर सॉइल आई है मतलब वेदरिंग होके, तो उसमें मिनरल्स जरूर होंगे। तो यहाँ पे मिनरल्स 45% होते हैं। देन ऑर्गेनिक मैटर होती है, वाटर होती है। देन एयर लाइक ऑक्सीजन, CO2 गैसेस एक्सचेंज होती रहती है सॉइल्स में, तभी तो ग्रो करते हैं जो वहाँ पे सीड्स वगैरह या प्लांट्स वगैरह होते हैं। देन सॉइल प्रोफाइल, बेसिकली सॉइल्स के लेवल्स बताए गए हैं, ये आपके उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि ओ हॉरिजॉन फिर भी बता देता हूँ मैं। जैसे ओ हॉरिजॉन में क्या होता है कि सबसे टॉप लेयर यानी ऊपर वाले लेयर को कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक लेयर होते हैं एंड डिकम्पोज्ड मटेरियल। फिर उससे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो ए हॉरिजॉन होते हैं, जिसमें टॉप सॉइल रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमस होते हैं। बी हॉरिजॉन सब सॉइल एंड एक्यूमुलेटेड, ये आपके याद नहीं भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा। तो सी हॉरिजॉन जिसमें वेदर्ड पेरेंट मटेरियल वगैरह होते हैं, एंड आर हॉरिजॉन जो काफ़ी अभी तक अनवेदर्ड वगैरह हैं। आप मिट्टी को खोदते हो तो देखते हो कि जिस तरीके से नीचे खोदते जाते हो कंकड़ वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और नीचे खोदोगे तो आपके स्टोन्स वगैरह बड़े बड़े मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से, एंड जो ऊपर का सॉइल है वो आप देखते हो काफ़ी पतली होती है। एंड अब हम बात करेंगे वाटर इन द इन्वायरमेंट। तो वाटर किन स्टेट में आपके मिलते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है वाटर बेसिकली आपके प्लांट एब्जॉर्प्शन, जो प्लांट की जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस वगैरह है उसके लिए, एंड सॉइल मॉइस्चर बैलेंस बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे टाइप्स दिए गए हैं कि प्रेसिपिटेशन टाइप्स, जिसमें वाटर बेसिकली किन फॉर्म में है, तो आप रेन के फॉर्म में, स्नो या एंड हिल जैसे आइस पिलेट्स वगैरह, क्लाउड से आप देखते हो बर्फ़ गिरते हैं बेसिकली, तो उस फॉर्म में भी आपके वाटर्स होते हैं। एंड ड्यू एंड फ्रोस्ट फॉर्म में भी जो सरफेस पे मिलते हैं। टेम्परेचर एक आप जानते हो टेम्परेचर क्यों चाहिए, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए, प्लांट मॉर्फोलॉजिकल एंड बिहेवियर, फोटो पीरियोडिज्म आपने 12th में पढ़ा होगा, जिसमें बात की गई है। जैसे कि कई प्लांट्स होते हैं जो सन लविंग प्लांट्स होते हैं, जैसे कि उन्हें अगर छाँ में रख दो तो मुरझा जाएगी, लेकिन कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बेसिकली वो छाँ के लिए बने होते हैं। जैसे आप देखते हो जो बालकनी वगैरह में लगाते हैं प्लांट्स, वो उसे हम सियोफाइट्स कहते हैं, जो कि शेड लविंग प्लांट्स होते हैं, उन्हें सन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो सन लविंग है, जिन्हें सूर्य की रोशनी पसंद है, उसे हम हेलियोफाइट्स कहते हैं, जो कि सन लविंग प्लांट्स होती हैं। देन टेम्परेचर एंड इट्स इफेक्ट, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारी टेम्परेचर एंड इट्स इफेक्ट के बारे में। तो ऑलरेडी यहाँ पर हाईलाइटेड चीज़ें आपको दिख रही होगी, क्योंकि मैंने वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लिया था यूनिट 3 तक। बाद में एडिटिंग टाइम पता लगा कि आवाज़ नहीं आ रही है, तो वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। एंड यहाँ पे पढ़ना है जो आपका नेक्स्ट पॉइंट था, टेम्परेचर एंड इट्स इफेक्ट। अभी तक हम पढ़ रहे थे बायोटिक एंड एबायोटिक किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है एंड क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आप देखते हो कि जो प्लांट्स वगैरह हैं उनके लिए एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एंड प्लांट ग्रोथ के लिए आपको सनलाइट यानी टेम्परेचर चाहिए। तो इसी के बेसिस पे कुछ डिवाइड है आपके क्लासीफाइड की गई है प्लांट्स को, जैसे कि मेगाथर्म्स जो कि हाई टेम्परेचर वाले प्लांट्स हैं, देन मीजोथर्म्स जो कि मॉडरेट टेम्परेचर वाले प्लांट्स हैं, एंड माइक्रोथर्म जो कि लो टेम्परेचर वाले प्लांट्स हैं। देन थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इन एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स होती है कि लेयरिंग बन जाना। जैसे कि आप जानते हो कि अगर आप वर्टिकली देखोगे तो आपके हमारे जो इन्वायरमेंट में है उसमें 2 लेयर आपको मिलती है। जो लोअर लेयर है वो उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, एंड जो अपर लेयर है उसे स्ट्रैटोस्फेयर कहते हैं, जो जहाँ पर ओजोन लेयर वगैरह होती है। तो इसकी एक खास बात होती है कि यहाँ पर ना टेम्परेचर आपको स्टेबल मिलती है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर में ऐसा नहीं है। देन इसके अलावा मीजोस्फेयर होते हैं, थर्मोस्फेयर होते हैं। थर्मोस्फेयर मीन्स की हायर टेम्परेचर, एंड मीजोस्फेयर मीन्स कोल्डेस्ट रीजन को हम कहते हैं। इसके अलावा विंड एक
विंड एज एन इकोलॉजिकल फैक्टर है, जहाँ पर विंड किस तरीके से इंटरेक्ट करती है, तो ये पॉलिनेशन में मदद करती है, एनिमोफिली यानी विंड पॉलिनेशन में मदद करती है। देन इसके अलावा विंड एडेप्टेशन, विंड ब्रेक्स होते हैं। विंड ब्रेक्स एक नया टर्म्स आप सुन रहे होगे कि क्या होता है। तो विंड ब्रेक्स बेसिकली जैसे आंधी तूफान चलती है ना, तो नेचर में ऐसा मतलब प्रोसेस है, बेसिक नेचर में ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि विंड मतलब क्या है कि नेचुरली बैरियर्स बने हैं, ताकि जो विंड आंधी तूफान चलती है तो जो हमारे प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स हैं वो गिर जाते हैं, तो उनको मतलब ज़्यादा हार्म ना हो, तो इसलिए विंड ब्रेक्स बनी हुई है। इसे आप बेटर वे में एक थ्योरी था, तो उसमें आप समझते हो कि डायरेक्टली विंड्स किस तरीके से ओवरफ्लो, बेसिकली काफ़ी बड़ा एक टॉपिक है। बस अभी के लिए ये समझ लो कि विंड ब्रेक्स होते हैं नेचुरली एक बैरियर की तरह काम करती है, जहाँ पे रिड्यूस करती है जो इम्पैक्ट होते हैं विंड से प्लांट को, उन्हें रिड्यूस करने का काम करती है। देन इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, यहाँ पर रेंज बताई गई है, जहाँ पर जैसे कि नैरो रेंज में रहने वाले स्पीसीज़ को स्टीनोथर्मल कहते हैं, एंड वाइड रेंज में रहने वाले को यूरीथर्मल कहते हैं, यानी वाइड रेंज इन्वायरमेंट को टॉलरेट करने वाले को। देन आपका है लिबक्स लॉ ऑफ मिनिमम, तो ये मैं अपने लैंग्वेज में पहले समझाता हूँ, देन हम फिर डेफिनेशन रीड करेंगे। लिबक्स लॉ ऑफ मिनिमम होती है कि जैसे कि रिसोर्सेज क्या है कि लिमिटेड है, एंड लिमिटेड रिसोर्सेज ही आपके पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है। जैसे कि आप एग्जांपल में समझो कि कोई फॉरेस्ट है, वहाँ पे मान लो कि 100 हिरन है और 10 शेर हैं आपके, तो आप देखोगे कि उनके लिए अभी तक बैलेंस है चीज़ें, लेकिन जिस दिन 100 शेर हो गया और 100 ही हिरन रहे, तो दोनों कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पे। तो रिसोर्सेज क्योंकि उनके पास ये लिमिटेड है, तो उसी हिसाब से नेचर ने इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रखा है, शेर की पॉपुलेशन को 10 ही कर रखा है। तो इसी को हम कहते हैं लिबक्स लॉ, जहाँ पर कि आपके रिसोर्सेज बेसिकली ग्रोथ रेट को कंट्रोल करती है, यानी ग्रोथ इज कंट्रोल बाय द सार्केस्टिक रिसोर्स यानी लिमिटिंग फैक्टर। एग्जांपल में यहाँ पे आप एनिमल वाला मत लिखना, क्योंकि बॉटनी हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल लिमिट्स प्लांट ग्रोथ डिस्पाइट एडिक्वेट वाटर एंड सनलाइट, तो इसे आप एग्जांपल में लिख सकते हैं। देन उसके अलावा नेक्स्ट लॉ आती है सेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस, जहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि एक लिमिटेड रेंज तक ही आपका जो स्पीसीज़ है टॉलरेट कर सकते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को। जैसे जो डायनासोर का एरा था, तो वहाँ पर क्या था कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया एंड डायनासोर जो हैं वो एक्सटिंक्ट कर गए थे। तो इसी तरीके से मतलब यहाँ पर एक जो सेल्फोर्ड्स लॉ कहती है कि एक लिमिटिंग रेंज तक ही जो स्पीसीज़ है वो कहीं ना कहीं टॉलरेट कर सकती है। ऑर्गेनिज्म थ्रिव ओनली विद इन अ सर्टेन रेंज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बियॉन्ड अगर इसके जाती है तो सर्वाइवल थ्रेटेंड हो जाती है। देन कंक्लूजन है, एंड हाँ, थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इन वाटर बॉडीज़ के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ इसे पहले इरेज करते, वापस मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो इसे आप सबसे पहले समझो कि थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन वाटर बॉडीज़ में होती क्या है। मतलब तो क्या होती है कि स्ट्रैटिफिकेशन में मैंने बताया था कि लेयरिंग होती है। जैसे कि मैं अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ कि कोई पॉन्ड है, ये मान लो ये कोई पॉन्ड है। अब इसमें क्या है कि ये पूरा तालाब है, तो पानी भरी हुई है, एंड इसमें यहाँ पर सन है आपका, तो यहाँ से सन की हीट आ रही है, तो ये क्या करेगी कि अपर लेयर होती है जो वाटर बॉडीज़ की, उसे गर्म कर देगी, यानी गर्म पानी यहाँ पर हो जाएगी। एंड लोअर में अगर डेप्थ में जाओगे तो आपको ठंडी पानी मिलेगी। तो इसी को हम थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इन वाटर बॉडीज़ कहते हैं। जैसे समर में क्या होता है कि ज़्यादा जो सोलर रेडिएशन है वो पड़ती है, धूप वगैरह पड़ती है, तो ऊपर का लेयर, ऊपर का पानी गर्म हो जाती है। लेकिन अगर आप नहाए होगे तालाब, नहर वगैरह में, मैंने नहर में काफ़ी नहाया है, तो उसमें अगर जाओगे तो उसमें क्या है कि जैसे ही ऊपर में आपको गर्म लगेगा पानी, लेकिन जैसे नीचे जाओगे डेप्थ में तो ठंडी लगेगी। ऐसा विंटर में भी होता है कि ऊपर का पानी कोल्ड लगता है, एंड जब नीचे का पानी तो हमें महसूस होता है नीचे का पानी तो थोड़ा गर्म लग रहा है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती है। नदी वगैरह, गंगा में अगर नहाए होंगे आप तो मालूम होगा। जैसे मैंने कुंभ में भी नहाया था, तो वहाँ पे उस टाइम ठंडी की टाइम था, फरवरी थी, तो लाइक जब नदी का पानी आ रहा था तो ऊपर का पानी क्या था कि कोल्ड था, लेकिन जब आप थोड़ा डेप्थ में जाओगे तो एकदम नॉर्मल लग रहा था, बिल्कुल गर्म लग रहा था। तो इसी को हम कहते हैं थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इन वाटर बॉडीज़। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इन डिवीजन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू डिस्टिंक्ट टेम्परेचर लेयर, तो टेम्परेचर के बेसिस पे इसे डिवाइड की गई है। इट अकर मेनली इन डीप लेक्स में होती है। तो सबसे पहले आपको जो डिवीजन हम देखते हैं टेम्परेचर के आधार पे, वो इसमें 3 डिवीजन, आपको 3 लेयर्स मिलते हैं। तो अपर लेयर को हम एपिलिम्नियन कहते हैं, जो कि एक वार्मेस्ट लेयर होती है, एंड काफ़ी यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड, वेल ऑक्सीजनेटेड मिक्स होती है, एंड एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करती है। आप अगर देखोगे कि जो वाटर बॉडीज़ के अपर पार्ट पर काफ़ी आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, लेकिन डेप्थ में जाओगे तो काफ़ी कम मिलेंगे। देन आपका हो गया मेटालिम्नियन, जो कि एक मिडिल लेयर है। ये ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक बैरियर की तरह काम करती है आपका, एंड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट इसमें लिमिटेड वे में मिक्स होती है।
देन हाइपोल्यूमिनम लोअर लेयर को कहते हैं वाटर बॉडीज़ के सबसे नीचे वाले लेयर को, जो कि कोल्डेस्ट एंड डेंस्ड होते हैं एंड मिनिमम सनलाइट पेनिट्रेशन होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक लाइफ है वो भी काफ़ी कम होती है एंड ऑक्सीजनेटेड एंड डिकम्पोजिशन वगैरह भी काफ़ी पुअरली होती है एंड ऑर्गेनिज्म अडेप्टेशन है वो काफ़ी लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट थ्री वे है, यानी लो ऑक्सीजन में वहाँ पर रहने वाले स्पीसीज़ मिलते हैं। सीजनल वेरिएशन सेम चीज़ें बताई गई है समर, ऑटोमन एंड विंटर में कि किस तरीके से मिक्सिंग होती है वाटर्स वगैरह की। आपके विंटर में जो डेप्थ वाली वाटर है वो थोड़ा गर्म लगेगा एंड ऊपर का कोल्ड, एंड समर में देखोगे तो ऊपर का गर्म एंड नीचे का ठंडा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे खत्म होती है यूनिट 2। अब हम बात करेंगे यूनिट 3 के बारे में एंड सो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट यूनिट 3। आज के बेसिकली वीडियो में बात करने वाले हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में। ये आपके यूनिट 3 है, जहाँ पर एक मैं पूरा सिंगल शॉर्ट वीडियो में आपके होल यूनिट को डिस्कस करने वाला हूँ। तो वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपके पढ़ने हैं इंट्रोडक्शन, पॉपुलेशन इकोलॉजी है क्या। तो डेफिनेशन की बात करेंगे, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर इंट्रैक्शन विद द इन्वायरमेंट। बेसिकली यहाँ पर हम पॉपुलेशन को स्टडी करने वाले हैं एंड इसके इंट्रैक्शन कैसे हैं इन्वायरमेंट के साथ उसे देखेंगे। तो ये किन चीज़ों पर फोकस करेगी, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स पे, देन ग्रोथ रेट्स पे एंड स्पीसीज इंट्रैक्शंस पे। देन इसके बाद है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसे डिफाइन करेंगे एट्रीब्यूट्स दैट डिफाइन अ पॉपुलेशन। बेसिकली कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले डिस्पर्शन, नेटालिटी, मोरालिटी, देन सर्वाइवरशिप कर्व, देन एज पिरामिड। तो ये सब ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को डिफाइन करेगी। तो सबसे पहले हम डिस्पर्शन को लेने वाले हैं। तो ये बेसिकली आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आती हैं जो आपके पेपर में पूछे ही जाएंगे कि पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंड कौन से ऐसे चीज़ें हैं, कौन से की पॉइंट्स हैं जो फोकस करती है पॉपुलेशन इकोलॉजी पे। तो सबसे पहले डिस्पर्शन की बात करेंगे तो स्पाटियल अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। तो बेसिकली ऐसे अरेंजमेंट, मतलब ऐसे अरेंजमेंट होंगे इंडिविजुअल्स के जिसे हम डिस्पर्शन कहेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन को कहेंगे। तो ये 3 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलती है। एक है क्लम्प्ड, जिसमें कि इंडिविजुअल ग्रुप इन पैचेस, यानी पैचेस के फॉर्म में मिलेंगे इंडिविजुअल्स। आप यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम में जो एलिफेंट का ग्रुप आपको दिख रहा है पैचेस में दिख रही है। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, देन यहाँ पर है। देन इसके बाद जो हमारी सेकंड टाइप मिलती है वो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इसकी आपके जो इंडिविजुअल हैं वो इक्वली कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यहाँ पर आप देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है प्लांट्स। देन रैंडम, रैंडम इसके कोई पैटर्न नहीं होंगे, ये रेयर होती है काफ़ी नेचर में, तो इसी को हम डिस्पर्शन कहते हैं। देन आप काफ़ी पढ़े होंगे नेटालिटी, मोरालिटी। नेटालिटी मीन्स बर्थ रेट होती है इन पॉपुलेशन एंड ये किन चीज़ों से अफेक्ट होती है, तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन से। मोर्टालिटी मीन्स डेथ रेट को कहते हैं इन पॉपुलेशन, ये भी अफेक्ट होती है हमारे प्रेडेशन, डिजीज़ एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से। तो ये काफ़ी सिंपल सा था, हमने 3 अभी तक डिस्कस कर लिया। देन सर्वाइवरशिप कर्व, ये आपके लिए नहीं होगी। तो इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग एट द एज इंटरवल, यानी हम ग्राफ के थ्रू हम देखने वाले हैं कि ये कौन से इंडिविजुअल हैं जो अपने एज के अनुसार सर्वाइव करते हैं। ये मैं आपको जब ग्राफ दिखाऊंगा तो वो और क्लियर हो जाएगी। तो इसके भी 3 टाइप आपको देखने को मिलेंगे जब हम ग्राफ को पढ़ेंगे। तो टाइप 1 में हम देखेंगे कि जो लो मोर्टेलिटी होती है इन अर्ली लाइफ, यानी वो मतलब मोर्टेलिटी मीन्स की डेथ हो जाना उसके अर्ली लाइफ में, एंड हाई इन ओल्ड एज, जैसे कि ह्यूमन। अगर देखोगे जो मोर्टेलिटी रेट है एक तरीके से डेथ रेट है वो काफ़ी लो होगी। मतलब जब ह्यूमन्स, आप जानते हो कि ह्यूमन की सर्वाइवल रेट काफ़ी होती है एंड जब ह्यूमन ओल्ड हो जाता है तो वो मतलब उसकी जो रिस्क फैक्टर है मोर्टेलिटी की, यानी जो डेथ रेट है वो हाई हो जाती है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, लो मोर्टेलिटी इन अर्ली लाइफ एंड हाई इन ओल्ड एज कहने का मतलब। देन टाइप 2 में हम बात करेंगे कांस्टेंट मोर्टेलिटी रेट, मीन्स कि ये कांस्टेंट होगी। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अर्ली में ज़्यादा हो रहा है या मिड में या फिर ओल्ड में, इसमें कॉन्स्टेंटली एक मोर्टेलिटी डेथ रेट है वो होती रहेगी, कांस्टेंट मरते रहेंगे, कोई ऐसा पीक वगैरह आएगा नहीं। लेकिन टाइप 1 में आप देख रहे थे कि अर्ली लाइफ जब छोटा ह्यूमन बेबी है उसका मोर्टेलिटी रेट कम होता है एज़ कम्पेयर टू जब बुढ़ा हो जाता है ह्यूमन, तो उसका मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो जाता है। देन टाइप 3 में हम बात करेंगे हाई मोर्टेलिटी इन अर्ली लाइफ, यानी जब उसके अर्ली लाइफ होते हैं तो उसके डेथ रेट की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि प्लांट एंड फिशेस। लेकिन अगर सर्वाइव कर गई तो उसके जो लेटर लाइफ है वो काफ़ी, उसकी मोर्टेलिटी रेट कम हो जाती है। आप देखोगे जब प्लांट छोटे वगैरह होते हैं तो आप वो ईजिली वो डेड हो जाएंगे अगर पानी वगैरह नहीं मिला। लेकिन जब वो मतलब अगर लेटर लाइफ में देखें प्लांट्स वगैरह काफ़ी ग्रो कर जाती है, तो अगर पानी वगैरह भी नहीं देते हैं तो सर्वाइव कर जाती हैं। तो ये टाइप 3 की हमारी ग्राफ हो गई। तो अब ग्राफ हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो बेसिकली एक्स एक्सिस पे हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे एंड वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग को। तो सबसे पहले टाइप 1 का हमने ह्यूमन का एग्जांपल लिया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो अर्ली है, अर्ली पर आपको काफ़ी कम मतलब मोर्टेलिटी रेट मिलेगी, लेकिन जैसे ही ओल्ड होती है आप देखो ग्राफ की जो पीक है वो काफ़ी नीचे आ गई, यानी जो इसकी डेथ रेट है वो मतलब काफ़ी हाई है।
सॉरी। देन हम टाइप 2 की बात करेंगे, सॉन्ग बर्ड्स का जो कांस्टेंट होता है बिल्कुल। एंड टाइप 3 आती है आपकी, हमने ट्री का एग्जांपल लिया, फिश का एग्जांपल लिया था। यहाँ पर फ्रॉग भी देख सकते हैं कि अर्ली लाइफ में वो काफ़ी मतलब उसकी मोर्टेलिटी रेट हाई होती है, लेकिन अगर देखें लेटर फेज में तो ये देखो आप कांस्टेंट होती नज़र आएगी ये ग्राफ टाइम के साथ। तो ये बेसिकली ये ग्राफ आपको याद रखनी है, सर्वाइवरशिप की ग्राफ है, काफ़ी सिंपल सी है। 3 टाइप्स मिलते हैं आपको, जिसमें आपको बताई गई कि किस तरीके से हाई मोर्टेलिटी रेट होती है अर्ली स्टेज पे, एंड अर्ली स्टेज पे टाइप 3 वाले ग्राफ आ गए, देन कांस्टेंट टाइप 2 वाले हो गए, एंड लो वाले टाइप 1 वाले हो गए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। मैं एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हो, जैसे एलिफेंट है, जैसे कि क्या होता है कि अर्ली स्टेज पे एलिफेंट सर्वाइव करते हैं, इसकी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी लो होती है, एंड लेटर जब बुढ़ा हो जाता है तो ये आप देखोगे कि इसकी सर्वाइवरशिप मतलब कम हो जाती है। देन आप कांस्टेंट लॉस देख सकते हो, स्क्वायरल होते हैं उसके कांस्टेंट लॉस होती है। देन हमारी जो थर्ड ग्राफ है अर्ली लॉस, यानी जो प्लांट्स हैं उसका जो इनिशियल की मोर्टेलिटी रेट है यानी डेथ रेट है वो काफ़ी होती है एज़ कम्पेयर टू लेट एज में। तो यही सर्वाइवरशिप की बेसिकली एक ग्राफ हो गई जहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। देन एज पिरामिड की बात करेंगे तो इसका डेफिनेशन हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन इन अ पॉपुलेशन। तो बेसिकली हम ग्राफ से समझने वाले हैं कि जैसे ह्यूमंस का ही हम एग्जांपल लेंगे एंड उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे कि ये ग्राफ स्टेबल है कि एक्सपैंडिंग है या डिक्लाइनिंग है। तो इसके भी 3 टाइप हैं। एक्सपैंडिंग मीन्स कि वाइड बेस होंगे, जो आपके मतलब बेस लाइन है यानी जो निचला स्तर है वो काफ़ी मतलब चौड़े होंगे, एंड हाई बर्थ रेट वो दिखाएगा, तभी तो एक्सपैंड होगी ना, और डेवलपिंग कंट्रीज का होगा। देन स्टेबल की बात करेंगे, इवन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबल पॉपुलेशन है, बिल्कुल जो आपके ग्राफ है वो स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगी। डिक्लाइनिंग मीन्स नेरो बेस होगा, लो बर्थ रेट वाले होंगे, जैसे डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी जापान कोरिया वगैरह के। तो मैं आपको ग्राफ से दिखाता हूँ, ये देखो आप ग्राफ। एक्सपैंडिंग का मैंने बताया था कि जो बेस है वो मतलब चौड़ी होगी, यानी हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे कि चौड़ी हो रही है तो ये एक्सपैंडिंग है। देन अगर ये देखो कांस्टेंट बिल्कुल आपको नजर आएगी तो ये डेवलप्ड कंट्री वगैरह की हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इटली वगैरह, जापान वगैरह की, तो काफ़ी स्टेबल आपको दिखेगी मेल फीमेल में। देन बात करेंगे डिक्लाइनिंग, तो डिक्लाइनिंग में आप देखो बेस एकदम बिल्कुल नैरो हो गई है यहाँ पे, चाहे मेल या फीमेल की हो, यहाँ पर डिक्लाइनिंग है। तो कहाँ की है, जो जर्मनी, बेलारूस एंड रशिया की हैं। तो ये एज पिरामिड थी हमारी, जहाँ पर आप एक्सपैंडिंग एंड स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग को देख सकते हो। देन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स की बात करेंगे, चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज ओवर, इसमें आपके 2 टाइप्स मिलेंगे, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स नो इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉपुलेशन साइज। एग्जांपल में नेचुरल डिजास्टर एंड क्लाइमेट, यानी बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है कि पॉपुलेशन डेंसिटी को हम देख रहे हैं, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर को, जो इन्फ्लुएंस करती है कंपटीटर, प्रेडेटर्स एंड डिजीज़। यानी हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो इस पर डिपेंड करती है कि हमारी कंपटीशन कितनी है, रिसोर्सेज कितनी है, क्या प्रीडेशन है, क्या डिजीजेज हैं, एंड नेचुरल क्या क्लाइमेट कंडीशन है, इस पर भी हमारी पॉपुलेशन रेट डिपेंड करती है। अगर सुटेबल होगी तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी, पर एक लिमिटेड ग्रो करेगी, ऐसा नहीं कि काफ़ी मतलब क्योंकि लिमिट हो जाती है ना, रिसोर्सेज भी लिमिट है। डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स की बात करेंगे तो इसके एग्जांपल है कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, फूड एंड स्पेस, प्रीडेशन एंड डिजीज स्प्रेड। तो मैंने इसी की बात करी थी कि एक जो लिमिटेड है, हमारी रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, प्रीडेशन एंड डिजीज स्प्रेड की भी ये होती है। तो ये चीज़ें हमारे ग्रोथ को लिमिट करती है। इम्पैक्ट क्या है, रेगुलेट पॉपुलेशन साइज नेचुरली, यानी हमारी पॉपुलेशन साइज को नेचुरली ये सब चीज़ें रेगुलेट करती है। ओके, हम अब बात करेंगे डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स की। एग्जांपल में नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड या अर्थक्वेक, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट होती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन क्लाइमेट चेंजेस एंड पॉल्यूशन, इसे भी हद तक हम कंट्रोल ह्यूमन रेगुलेट करती हैं, तो ये इससे हमारे ग्रोथ रेट पे उतना फ़र्क आता नहीं है, इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। कैन कॉज सडन पॉपुलेशन डिक्लाइन, इम्पैक्ट इसके होते हैं सडन पॉपुलेशन डिक्लाइन में, फ्लड्स, अर्थक्वेक वगैरह आ जाती है तो सडन डिक्लाइन हो जाता है हमारे पॉपुलेशन का। तो ये नेचुरली हम कह सकते हैं कि एक तरीके से पॉल्यूशन वगैरह तो इंसान ही बढ़ा रहे हैं, तो ये नेचुरली नहीं है, ह्यूमन मेड है। देन स्पीसीज इंटरेक्शन की बात करेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटों में से आ जाती है, जहाँ पर हमें रिलेशंस पढ़नी है बिटवीन द स्पीसीज इन द इकोसिस्टम। तो यहाँ पर इसके लिस्ट है कि कौन कौन से इंटरेक्शंस होते हैं, म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस, कॉमेंसलिज्म, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन एंड एमेंसलिज्म एंड एंटीबायोसिस। तो इसे 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम सिम्बायोसिस लेते हैं, जहाँ पर क्लोज लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन होती है बिटवीन टू स्पीसीज, जिसके 3 टाइप आपको देखने को मिलेंगे सिम्बायोसिस में। सिम्बायोसिस में इसके इंटरेक्शन हो रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए 2 स्पीसीज में। तो इसके एग्जाम्पल टाइप कौन हो गए? म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों बेनिफिट्स होते हैं। कॉमेंसलिज्म, एक बेनिफिट होता है और अदर अनइफेक्टेड, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। देन पैरासिटिज्म, एक को बेनिफिट एंड दूसरे को हार्म होती है। तो सबसे पहले म्यूचुअलिज्म को डिस्कस करते हैं कि जहाँ पर बोथ स्पीसीज बेनिफिट फ्रॉम द इंट्रैक्शन, यानी इंट्रैक्शन से दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मॉथ एंड फ्लावर्स हैं, तो इसे आप देखते हो कि हम कह सकते हैं कि हनी मिल जाती है एंड जो प्लांट है उसके पॉलिन्स वगैरह स्प्रेड होने में काफ़ी मदद करती है। तो पॉलिनेशन का एक दोनों को एक तरीके से इंट्रैक्शन से फ़ायदा हो रहा है। तो इसके एग्जाम्पल में प्लांट एंड पॉलिनेटर्स, बीज एंड फ्लावर्स के एग्जाम्पल हो गए। देन राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूम प्लांट्स, तो ये भी एक म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। देन कॉमेंसलिज्म की बात करेंगे। कॉमेंसलिज्म इज अ रिलेशन वेयर एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होती है एंड अदर इज अनइफेक्टेड, यानी दूसरों को फर्क नहीं पड़ता, एक को बेनिफिट मिल रही है और दूसरों को फर्क नहीं पड़ता। इसके एग्जाम्पल है माउथ एंड मैमल्स, फंगी एंड ट्रीज, आर्मी एंड्स एंड बर्ड्स एंड ट्री फ्रॉग्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ पर आप ये भी देखोगे काउ एंड इसमें हालांकि म्यूचुअलिज्म में आएगी, जहाँ पर बर्ड्स एंड काउ वाली एग्जाम्पल होती है इसमें। अच्छा, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो फंगी एंड ट्री, जहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फंगी है उसे कहीं ना कहीं एक तरीके से होम मिल जाता है, जिससे ट्री से वो मतलब ट्री प्रोवाइड करा देती है उसे फूड वगैरह। तो एक कॉमेंसलिज्म, लेकिन ट्री को यहाँ कुछ खासा फ़ायदा होता नहीं है। हाँ, फिर वल्चर एंड प्रीडेटर्स, हाँ ये भी है एक। स्क्वायरल एंड ट्री, स्क्वायरल वगैरह अपना ट्री को तो कुछ ऐसा नुकसान तो होता नहीं है, लेकिन स्क्वायरल को बेनिफिट्स है, वो अपने अंडे वगैरह देती है, होम वगैरह बनाती हैं। लाइकन एंड रॉक्स, ये भी है। देन कंपटीशन, हमारी जो थर्ड टाइप है सिम्बायोसिस की, स्पीसीज कम्पीट फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी एक दूसरे से सॉरी एक दूसरे से कम्पीट करेंगे वो। तो यहाँ पे हम कंपटीशन की बात करें तो डेफिनेशन देखेंगे, स्पीसीज कम्पीट फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इसके टाइप आते हैं इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा मीन्स कि विद इन द सेम स्पीसीज एंड इंटर ये है तो बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। तो इसके एग्जांपल हो गए प्लांट कम्पीटिंग फॉर सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, तो यहाँ पर कंपटीशन में है कि दोनों का हार्म होती है। देन पैरासिटिज्म की बात करेंगे तो वन स्पीसीज बेनिफिट होती है और दूसरे को आप जानते हो कि एट द एक्सपेंसेस ऑफ द अदर, यानी दूसरे को हार्म होती है। पैरासिटिक प्लांट कस्कूटा एंड पैथोजन कॉजिंग प्लांट डिजीज़, तो प्लांट को हार्म होती है, डिजीज़ हो जाते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे पैथोजन वगैरह जो अटैक करती हैं उन्हें तो प्रॉफिट है, उन्हें फूड एंड शेल्टर मिल रही है। प्रेडेशन, वन स्पीसीज प्रेडेट हंट करती है एंड दूसरा कंज्यूम करता है अनदर प्रे। तो यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो प्रेडेशन के एग्जांपल में हर्बीवोरस फीडिंग ऑन प्लांट्स एंड कार्निवोरस प्लांट्स, वेनस फ्लाई ट्रैप। देन एमेंसलिज्म, वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड द अदर इज अनअफेक्टेड, यानी इसमें कि क्या होता है कि ए बी 2 स्पीसीज है, अब क्या होता है कि एक स्पीसीज को हार्म हो रही है, मतलब जो इंटरेक्शन हो रही है ना उससे, और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एग्जांपल में एलिलोपैथी प्लांट्स रिलीजिंग केमिकल्स दैट इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ नियर बाई प्लांट्स, यानी ऐसे केमिकल्स रिलीज करें कि उसके आसपास के प्लांट्स को इनहेबिट करिए, यानी दूसरे को हार्म है लेकिन खुद को कोई नुकसान नहीं हो रहा। देन एंटीबायोसिस, वन स्पीसीज प्रोड्यूसेस केमिकल हार्म टू अनदर, यानी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा लेकिन दूसरे को हार्म हो रही है, तो ये एंटीबायोसिस है। एग्जांपल में पेनिसिलिन फंगस प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक इनहेबिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी फंगस को तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, ना तो उसे प्रॉफिट हो रही है ना कुछ हो रहा, मतलब न्यूट्रल एक तरीके से, लेकिन जो बैक्टीरिया ग्रोथ है उसे हार्म पहुँच रही है, तो इसी में एंटीबायोसिस का यूज़ होता है। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है, हमारी टॉपिक खत्म हो गई, यही थी आपकी पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो एक रिकैप ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, जिसमें डिस्पर्शन, नेटेलिटी, मोरालिटी एंड सर्वाइवरशिप जो ग्राफ थी एंड एज पिरामिड ग्राफ थी उसे हमने जाना। देन ग्रोथ रेट्स पढ़े, जिसमें हमने डेंसिटी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट की बात करी थी, जिसमें आप इंडिपेंडेंट में फ्लड्स वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह जिसमें सडन डिक्लाइन हो रहे थे, एंड डेंसिटी डिपेंडेंट में जहाँ पर नेचुरली चीज़ें हो रही थी, नेचुरली कंट्रोल हो रही थी पॉपुलेशन साइज। देन स्पीसीज इंट्रैक्शन में हमने म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन एंड पैरासिटिज्म वगैरह जाना। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं रेगुलरली अभी प्लान कर रहा हूँ कि मैं सारे प्रैक्टिकल्स के भी वीडियोस डालूँ, अपलोड करूँ, ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाए। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
सो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट यूनिट 3 पे। तो अब हम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी थ्योरी पेपर। हम यूनिट 4 से लेके यूनिट 8 तक डिस्कस करेंगे ये एक सिंगल वीडियो में। एंड ऑलरेडी जो यूनिट 1, 2 एंड 3 था वो मैंने अपलोड कर दिया है। तो जो यूनिट 4 से 8 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करेगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ से मेन चीज़ें स्टार्ट होती है। अभी तक हम इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ रहे थे, हल्की फुल्की चीज़ें पढ़ रहे थे इकोलॉजी में। तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है कि इकोटोन एंड इट्स इफेक्ट के बारे में। व्हाट इज़ इकोटोन? तो ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है आपके डेफिनेशन में। तो एन इकोटोन इज़ ए ट्रांजिशनल जोन बिटवीन ए 2 डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज़ और इकोसिस्टम। तो यहाँ पे एक बेसिकली क्या होता है कि आपके मान लो कि फॉरेस्ट एक कम्युनिटी है एंड ग्रासलैंड कम्युनिटी है, एंड इनके दोनों के बीच में एक ऐसी ट्रांजिशनल जोन बनती है जहाँ पर दोनों तरीके के स्पीसीज़ आपको मिलेंगे। तो इसी को हम इकोटोन जोन कहते हैं। तो इसके एग्जांपल हो गया द एरिया बिटवीन ए फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, जोन बिटवीन ए मैंग्रोव्स एंड सीज, द शोरलाइन बिटवीन ए लेक एंड ड्राई लैंड्स। तो ये इकोटोन के एग्जांपल्स हो गए। इसके क्या कैरेक्टर्स होंगे? तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहला कैरेक्टर आपका मिलता है कि हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्पीसीज़ के एक तरीके से मर्जेंस हो रही है। तो हाई डाइवर्सिटी मिलेगी क्योंकि फॉरेस्ट कम्युनिटी के भी स्पीसीज़ होंगे एंड देन ग्रासलैंड के भी स्पीसीज़ होंगे। देन इन्वायरमेंट ग्रेडियंट देखने को मिलते हैं, यानी यहाँ पर जो चेंजेस है एक तरीके से इन्वायरमेंटल चेंजेस है वो भी देखने को मिलती है। इंक्रीज्ड कंपटीशन, तो रिसोर्सेज के लिए यहाँ पर कंपटीशन होगा। देन इंडिकेटर जोन होता है, अगर यहाँ पर इकोटोन में शिफ्ट आती है तो इसका मतलब है कि इन्वायरमेंटल शिफ्ट हो रही है, यानी क्लाइमेट चेंज हो रही है। देन इट्स इफेक्ट, तो इट्स इफेक्ट क्या होता है कि इट्स इफेक्ट रेफर टू द इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन इकोटोन कंपेयर टू द एडजॉइनिंग इकोसिस्टम। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिमिलर ही है। इट्स इफेक्ट मीन्स होती है कि यहाँ पर क्या होता है कि दोनों जो कम्युनिटी के स्पीसीज़ हैं वो आपके इस जोन में मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग ऑफ इन्वायरमेंट कंडीशन एंड रिसोर्सेज, सपोर्ट ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी सम स्पीसीज कॉल्ड इट्स स्पीसीज। तो इट्स इफेक्ट मीन्स होती है कि वैसे इफेक्ट जिसके कारण कि मान लो कि कोई स्पीसीज़ ए है एंड स्पीसीज़ बी है, तो बीच में एक ऐसा आपका जोन बनता है तो वहाँ पे दोनों तरीके के स्पीसीज़ मिल रहे हैं, तो इसे हम इट्स इफेक्ट कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो स्पीसीज़ डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। देखो ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये ग्रासलैंड है, ये भी ग्रासलैंड है, लेकिन कोई ऐसा जोन आपका है जहाँ पर काफ़ी स्पीसीज़ जो डिस्टिंक्ट वेराइटीज़ ऑफ स्पीसीज़ आपको मिल रही है, तो इसे हम कहते हैं इट्स इफेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट इकोटोन जो मैंने बताया था आपको पहले, ये आप देख सकते हो कि ये इट्स इफेक्ट का एक डायग्राम है। ये आपका इकोटोन एंड इट्स इफेक्ट क्या होता है, सेम चीज़ें होती है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंट यहाँ पर है कि एक ट्रांजिशनल जोन को कहते हैं बिटवीन ए 2 इकोसिस्टम, और ये क्या करते हैं कि इट्स इफेक्ट इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी एट द इकोटोन। यहाँ पर इकोटोन जहाँ पर बन रही है, यानी जो जोन बन रही है वहाँ पर डाइवर्सिटी को बेसिकली जो डाइवर्स स्पीसीज़ है उसे हम इट्स इफेक्ट कहते हैं। देन स्पीसीज डाइवर्सिटी यहाँ पर हाई होगी, यहाँ पर भी क्या होता है कि ऑफन आपको हाईएस्ट ही मिलती है। देन इंडिकेटर क्या होता है कि कैन शो इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड हाईलाइट्स द रिचनेस ऑफ द इट्स जोन। तो यहाँ पे जो स्पीसीज रिचनेस है वो भी दिखती है जो इट्स इफेक्ट है। देन यूनिक स्पीसीज इसमें कम मिलते हैं, लेकिन इट्स इफेक्ट में आपको भर भर के मिलेंगे। अब आते हैं सक्सेशन। सक्सेशन आपने काफ़ी पढ़ा होगा, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। सब पहले जानते हैं कि सक्सेशन मीन्स होता क्या है, सक्सेशन का डेफिनेशन। तो सक्सेशन मीन्स होती है कि सक्सेशन इज अ नेचुरल ग्रेजुअल एंड सिक्वेंशियल चेंजेस इन द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, एनिमल्स एंड कम्युनिटीज़। तो बेसिकली सक्सेशन मीन्स होती है कि चेंजेस होना। तो अब चेंजेस होके वहाँ पर लाइक एक क्लाइमेट, एक कम्युनिटी बिल्डअप करना, या फिर वहाँ पर वापस से एक स्टेबल कह सकते हैं इन्वायरमेंट का आ जाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइमरी सक्सेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन के हिसाब से आपको 2 टाइप के सक्सेशन देखने को मिलती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी किसे कहते हैं? तो प्राइमरी हम अकर्स इन एरिया वेयर नो लाइफ एग्जिस्ट बिफोर, यानी वहाँ पर कोई लाइफ ना हो, तो वहाँ से प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होती है। स्टार्ट्स फ्रॉम बेयर रॉक, सैंड्स, ड्यून्स एंड लावा फ्लोज एंड ग्लेशियल एरियाज। तो यहाँ पर जो वोल्केनिक वगैरह होते हैं आप देखते हो कि वो कूल होके ही यहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन धीरे धीरे होता है। यहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन मीन्स कि यहाँ पर धीरे धीरे लाइफ आती है, धीरे धीरे लाइफ की फॉर्म बनती है, देन फिर वो जाती है एक स्टेबल कम्युनिटी की तरफ। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल से कि यहाँ पे बेयर रॉक्स है, यहाँ पर पहाड़ चट्टान पूरे हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सक्सेशन होना स्टार्ट हो रहा है, यानी चेंजेस होना स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले जो छोटे पॉइनर स्पीसीज़ है वो आएंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, लाइकेंस एंड एनुअल्स, ग्रासेस वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे
फिर क्या होंगे कि नेक्स्ट आते हैं आपके इंटरमीडिएट स्पीसीज़, जैसे शर्ब्स वगैरह आएंगे। देन फिर एक स्टेबल कम्युनिटी यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है, जहाँ पर आपके बड़े बड़े ट्रीज़ वगैरह आते हैं एंड काफ़ी एक स्टेबल होती है ये इन्वायरमेंट। देन सेकेंडरी सक्सेशन हम कहते हैं जहाँ पर ऑलरेडी लाइफ हो, यानी एरिया हो, पर कुछ डिस्टर्बेंस यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ या फ्लड्स, फायर्स वगैरह के कारण वो पूरा डिस्टर्ब हो गया होगा एरिया, तो उससे हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। जैसे कि मान लो कि पहले से कहीं पे एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी थी, लेकिन डिस्टर्बेंस हो गया, मान लो आग लग गया जंगल में, तो पूरा खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो सिर्फ सॉइल बची, लेकिन अब इस सक्सेशन को जल्दी, ये सक्सेशन जल्दी ग्रो हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सॉइल प्रेजेंट है। तो धीरे धीरे लाइकन मॉसेस आए, देन ग्रास एंड हर्ब्स वगैरह आए, देन फिर ये धीरे धीरे इसी तरीके से जल्दी बिल्डअप हो जाती है। तो कह सकते हैं कि सेकेंडरी सक्सेशन होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन, ये काफ़ी कम टाइम में ग्रो कर जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से ग्रो करे, फायर लगा एंड देन पूरा मैदान खाली हो गया एंड फिर वापस से धीरे धीरे छोटे छोटे ग्राफ्स वगैरह से एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ जा रही है। टाइप ऑफ सक्सेशन बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिशन फ्लो के हिसाब से भी आपके दो टाइप के सक्सेशन मिलते हैं, जैसे कि ऑटोट्रोपिक सक्सेशन एंड हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक आपके प्लांट्स वगैरह हो गए जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं एंड ये बिल्डअप करते हैं ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीज करती है एनर्जी फ्लो को, जैसे कॉमन इन मोस्ट लैंड सक्सेशन। एंड एग्जाम्पल में आपके ग्रीन एल्गी वगैरह दी गई है, जिसमें कोलोनाइजिंग या फ्रेश वाटर पॉन्ड, ग्रीन एल्गी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करती है एंड यहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करती है, जो ग्रीन एल्गी वगैरह होती है। देन हेटरोट्रोपिक हम प्लांट में पढ़ रहे हैं, तो आप प्लांट का चीज़ें याद रखना है। यहाँ पर हेटरोट्रोपिक काफ़ी रेयर होती है प्लांट में, जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगी होती है जो कि कंज्यूम करती है ऑर्गेनिक मैटर एंड रिड्यूस करती है एनर्जी फ्लो को, एंड ये काफ़ी लेस कॉमन होती है एंड यूजुअली अकर इन ऑर्गेनिक रिच हैबिटेट में आपको मिलती है। तो अब हम इसके एग्जांपल देखेंगे। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ए डेड ट्री बाय फंगी एंड बैक्टीरिया, तो ये हेटरोट्रोपिक सक्सेशन हो रही है यहाँ पे। देन टाइप बेस्ड ऑन ड्राइविंग फोर्सेस, यानी इसके बेसिस पे भी आपके ऑटोजेनिक सक्सेशन एंड एलोजेनिक सक्सेशन मिलेंगे। दो टाइप में बांटी गई है। ऑटोजेनिक मीन्स कि ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रही है, बाय ऑर्गेनिज्म हो रही है कोई भी सक्सेशन, जैसे कि कम्युनिटी मॉडिफाइड द इन्वायरमेंट, जैसे लाइक यहाँ पे कोई भी चेंजेस हो रही है वो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रही है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि एग्जांपल में लाइकेंस वगैरह हैं, तो यहाँ पे जो वेदरिंग हो रही है रॉक्स की, वो बाई कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म हो रही है, मतलब लाइकेन मॉसेस के थ्रू हो रही है इसकी रॉक्स की वेदरिंग। तो एंड एलोजेनिक सक्सेशन होती है मीन्स कि यहाँ पर एबायोटिक फैक्टर इन्वॉल्व होती है, जैसे कि फायर, फ्लड्स वगैरह या ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गए। तो जैसे कि यहाँ पर फ्लड्स वगैरह आते हैं या रिवर, आप देखते हो कि कई नर्मदा नदी में छोटे छोटे आइलैंड थे तो उन्हें वो डुबा चुके हैं बेसिकली एबायोटिक फैक्टर के कारण, आप देखते हो फ्लड वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे जो चेंजेस आ रही है बाई एबायोटिक फैक्टर के थ्रू। देन ये आपके कंपैरेटिव चार्ट हो गए, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यहाँ पर की फीचर लिखे हैं, एग्जांपल लिखे हैं। जैसे प्राइमरी में लाइफलेस सरफेस से स्टार्ट होती है का इसके एग्जांपल है वोल्केनिक रॉक्स एंड ग्लेशियर रिट्रीट, एंड सेकेंडरी में रीस्टार्ट होती है आफ्टर डिस्टर्बेंस। यहाँ पर मतलब ऑलरेडी लाइफ होती है, लेकिन समहाउ कहीं पर डिस्टर्बेंस होने की, जैसे फायर, फ्लड्स या फिर कोई ह्यूमन एक्टिविटी के कारण अगर ख़त्म होती है चीज़ें, तो वापस से अबंडेंट फील्ड से स्टार्ट होती है। वहाँ पर लाइफ कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो प्राइमरी सक्सेशन से पहले आ जाती है। देन ऑटोट्रोपिक है, जहाँ पे जो लाइफ है वो बेसिकली फोटोसिंथेटिक प्लांट के थ्रू चीज़ें चलती है। फिर हेटरोट्रोपिक आ गई। देन हेटरोट्रोपिक में बैक्टीरिया, फंगिस वगैरह होते हैं, और ऑटोजेनिक में बायो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म मॉडिफाइंग द हैबिटेट, यानी जो चेंजेस आ रही है वो बायो ऑर्गेनिज्म हो रही है, जैसे कि सॉइल फॉर्मेशन बाय मॉसेस। देन एलोजेनिक ये ड्राइव करती है एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी एबायोटिक थिंग्स से, जैसे सक्सेशन आफ्टर फॉरेस्ट फायर और फ्लड, ये सब नेचुरल डिजास्टर के कारण चेंजेस आ रही है, उसे हम एलोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी ख़त्म होती है यूनिट 4 एंड अब हम मूव करते हैं यूनिट 5 की तरफ। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग कॉलेज कमांडो। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी के बेसिकली मैं इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा चुका हूँ, देन इसके फैक्टर्स भी पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम नेक्स्ट यूनिट लेने वाले हैं, जहाँ पर आप इकोलॉजी के स्ट्रक्चर, नीश एंड हैबिटेट्स एंड फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे एंड यहाँ पर आपके जो पिरामिड्स है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, एनर्जी फ्लो एंड बायोजियोलॉजिकल बायोजियोकेमिकल जो साइकिल है, यानी फास्फोरस साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल आपके सिलेबस में पढ़नी है, उसे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपके स्ट्रक्चर्स पढ़नी है इकोसिस्टम के बारे में। तो मैं लाइक जब से हमारी इकोलॉजी स्टार्ट हुई है तब से मैं इसे इकोलॉजी को डिफाइन करते ही आ रहा हूँ कि हम एक्चुअल में इकोलॉजी कहते किसे। तो बेसिकली इकोलॉजी हम वो टर्म है जहाँ पर हम बायोटिक एंड एबायोटिक चीज़ों की इंट्रैक्शन हो रही है इन्वायरमेंट में। तो सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी हम देखेंगे। एंड इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ ए नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। तो बेसिकली जो इकोसिस्टम है वो नेचर का एक तरीके से फंक्शनल यूनिट है हमारी,
एंड ये यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंटरेक्ट करती है फिजिकल इन्वायरमेंट से, मीन्स कि जो बायोटिक चीज़ है, बायोटिक लाइक जो लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स से इंटरेक्ट कर रही है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्लांट लिविंग है और वो फोटोसिंथेसिस कर रही है बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो सन क्या है, ए बायोटिक थिंग्स, एंड प्लांट है बायोटिक थिंग्स, तो इस तरीके से इंटरेक्शन होती है। तो इसके कंपोनेंट्स हम देखेंगे इकोसिस्टम के। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आप जानते हो प्रोड्यूसर आगे जहाँ पर प्लांट होंगे, कंज्यूमर्स जो कि आपके एनिमल्स होंगे, देन डिकम्पोजर्स में फंजाई एंड बैक्टीरिया होते हैं जो डीके करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। देन एबायोटिक कंपोनेंट्स में सॉइल आगे, वाटर, एयर एंड सनलाइट एंड टेम्परेचर। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा था, जो सबसे पहला लेवल होता है वो इंडिविजुअल यानी स्पीसीज होती है, जो सबसे लोअर लेवल होती है हमारी ऑर्गेनिज्म की। देन पॉपुलेशन आता है जहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ स्पीसीज मिलते हैं, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। देन कम्युनिटी में आपके दो डिफरेंट स्पीसीज मिलेंगे एंड वो उसके पॉपुलेशन मिलकर हम जो पॉपुलेशन मिलते हैं दो डिफरेंट स्पीसीज की, तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। देन इकोसिस्टम, तो यहाँ पर कई कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम बनाती है। देन बायोम जहाँ पर ऑल सम ऑफ इकोसिस्टम, यानी यहाँ पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम दोनों मिला के एक बायोम बनाती है। एंड बायोस्फीयर, पूरे अर्थ को ही बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पर ऑल टाइप ऑफ आपके बायोम रहते हैं। तो ये आपके बेसिक से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे जो आपके फर्स्ट इंडिविजुअल मिलते हैं ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशन एक सिमिलर टाइप ऑफ स्पीसीज है यहाँ पे, देन कम्युनिटी जहाँ पर दो डिफरेंट स्पीसीज मिलते हैं अंडर कम्युनिटी बनाते हैं। तो यहाँ पर कम्युनिटी को लेकर मैंने एग्जाम्पल भी बताया था ह्यूमन के बारे में, जिसमें लाइक एक दो डिफरेंट टाइप के रिलीजियस पीपल मिलते हैं तो एक कम्युनिटी बनाते हैं। देन इकोसिस्टम आप जानते हो कि जहाँ पर लाइक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जिसमें डिफरेंट तरह के जैसे आपके थार फॉरेस्ट इकोसिस्टम वगैरह मिलते हैं। एंड बायोम जो कि सम हो जाता है, यानी आपके टेरेस्ट्रियल वाले भी आ गए एंड आपके एक्वेटिक वाले भी आ गए। देन बायोस्फीयर यानी टोटल बायोम, एक तरीके से पूरे अर्थ कवर इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी सिस्टम चल रही है वो आपके बायोस्फीयर में आ गए। तो अब आपके पढ़ने नीश एंड हैबिटेट्स। तो कई बार नीश काफ़ी मतलब पॉपुलर वर्ड है, कई बार हमारे प्रोफेसर पूछ भी देते हैं कि नीश क्या है। तो बेसिकली नीश वो है, नीश द रोल एंड पोजीशन ऑफ स्पीसीज इन इकोसिस्टम। तो बेसिकली हम कोई भी स्पीसीज के रोल और उसके क्या पोजीशन है इकोसिस्टम में उसे हम नीश कहते हैं, इंक्लूडिंग इट्स हैबिटेट, बिहेवियर एंड इंट्रैक्शन। तो निश भी दो टाइप के होते हैं, फंडामेंटल निश पोटेंशियल रोल एंड रियलिस्टिक निश एक्चुअल रोल। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल निश है वो बेसिकली थ्योरेटिकल है, जैसे कि जैसे रिसोर्सेज है वहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसके किसी के साथ ना ही कोई कंपटीशन है ना ही कोई प्रीडेटर है, यानी वो फुल पोटेंशियली ग्रो कर सकता है। पर ऐसा तो है नहीं, ये एक थ्योरेटिकल है, इसलिए इसे फंडामेंटल निश कहते हैं। लेकिन रियलिस्टिक एक्चुअल रोल क्या होती है स्पीसीज की कि वो उसे कंप्लीट करना पड़ता है रिसोर्सेज के लिए, उसे प्रेडेशन का भी खतरा होता है, प्रे का भी खतरा होता है। तो इस तरीके से मतलब हमारे जो निश होते हैं एक्चुअल रोल, रियलाइज्ड निश, वो एक्चुअल रोल मतलब वो कहने की प्रैक्टिकल चीज़ है। देन निश आप समझ गए कि रोल एंड पोजीशन ऑफ स्पीसीज इन इकोसिस्टम को हम निश कहते हैं। देन हैबिटेट, फिजिकल इन्वायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, यानी फिजिकल वैसे इन्वायरमेंट जहाँ पर फिजिकली मतलब ऑर्गेनिज्म लिव करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं। सॉरी, आजकल सीज़न चेंज होने से लाइक काफ़ी कफ वगैरह हो रहा है, तो छोड़ो, फर्दर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर इकोलॉजी निश के बारे में बात किया था कि जहाँ पर जो रोल एंड पोजीशन है हमारे स्पीसीज़ का इकोसिस्टम में क्या होता है, इंक्लूडिंग उनके बिहेवियर, हैबिटेट, तो इसे ही हम निश कहते हैं। देन हमें फूड चैन के बारे में बात करेंगे। तो फर्दर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कर सकते हैं, एक और हमारी आती है जहाँ पर फूड चैन एंड फूड वेब में डिफरेंस बताने के लिए होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फूड चेन समझते हैं, ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ईच इज ईटन बाय द नेक्स्ट मेंबर इन द चैन, यानी एक दूसरे मतलब नेक्स्ट मेंबर के द्वारा जो लोअर वाले चीज़ है ऑर्गेनिज्म है उसे मतलब खाया जाता है एक तरीके से। तो इसके फूड चैन के कंपोनेंट्स क्या हो गए, प्रोड्यूसर जो सबसे पहले मतलब प्लांट एल्गी वगैरह होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं, उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं जो खुद से खाना बनाते हैं। देन कंज्यूमर्स आ गए जो कि हर्बीवोर्स होते हैं एंड कार्निवोर्स भी होते हैं, हर्बीवोर्स जो प्लांट पे फीड करेंगे एंड कार्निवोर्स जो कि फ्लेश वगैरह खाते हैं, एंड ओमनिवोर्स दोनों खाते हैं, मतलब प्लांट्स भी खाएंगे एंड फ्लेश भी खाएंगे। डिकम्पोजर्स फंगी एंड बैक्टीरिया जो कि ब्रेक डाउन करेंगे आपके डेड मैटर को। तो इसके एग्जांपल जैसे कि ग्रास कौन खाएगा, ग्रास हॉपर, तो इसके नेक्स्ट अब ग्रास हॉपर को भी खाने वाला कौन है, फ्रॉग, देन फ्रॉग को स्नेक खा जाएगा, स्नेक को हॉक खा जाएगा। तो इस तरीके से फूड चेन चलती है, यानी लीनियर सीक्वेंस बनती है ऑर्गेनिज्म की, वेयर ईच इज ईटन बाय द नेक्स्ट मेंबर इन द चैन, यानी नेक्स्ट मेंबर जो चैन बन रही है उसके नेक्स्ट मेंबर के द्वारा इन्हें खाया जाता है। तो यहाँ पर एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख सकते हो, ट्री को खाने वाले, ग्रासेस को खाने वाले ग्रास हॉपर, मॉस वगैरह है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा गया, फ्रॉग स्नेक खाते हैं, देन इसे ईगल खा गया। तो इस तरीके से फूड चेन बनती है जहाँ के अपर ऑर्गेनिज्म वाले लोअर को खा जाते हैं। देन अब फूड वेब, तो फूड वेब के भी दोनों में डिफरेंस है।
फूड वेब हम कहते हैं ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन शोइंग मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप, यानी कि जो एक जैसे एनिमल है वो मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप दिखाती है, मल्टीपल चीज़ें खा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो, सबसे पहले फूड चेन आपने समझा कि ये एक मतलब चेन की तरह है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि फूड वेब में चेन है। यहाँ पर क्या है कि ग्रास कौन खाएगा, आपके हिरन खा गए, जेब्रा खा गए, एंड जेब्रा और हिरन को खाने वाला लायन है। तो इस तरीके से ये तो फूड चेन की बात होगी। लेकिन वल्चर एक ऐसा स्पीसीज है कि ये तीनों ऑर्गेनिज्म रहेगा तो तीनों पर ये फीड कर सकता है। तो इसी को हम मतलब मल्टीपल फीडिंग पैटर्न, एक तरीके से मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप दिखाती हैं वल्चर, तो इसे हम फूड वेब के अंदर लेंगे। तो ये डिफरेंस मेजरली होती है। इसमें आप ये नहीं देखोगे कि कोई ऐसा है जो दो चीज़ों पर फीड कर रहा है, जैसे कि स्नेक है तो सिर्फ मॉस पे फीड करेगा, ऐसा नहीं कि ग्रास भी खा लेगा, ऑयल वगैरह नहीं। लेकिन वल्चर है कि ये मतलब जेब्रा भी खा लेगा, हिरन भी, एंड लायन भी खा लेगा। तो ये फूड वेब के अंदर आएगा, एंड ये फूड चेन में, दोनों में यही डिफरेंस है। तो अब हमें पढ़नी है इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। तो बेसिकली पिरामिड्स होते क्या हैं? तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि लेवल ऑफ इकोसिस्टम को, ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम को दिखाती है। तो ये पिरामिड्स भी तीन टाइप के होते हैं। एक पिरामिड ऑफ एनर्जी, जहाँ पर जो ऑलवेज अपराइट बनती है, यानी ऊपर की तरफ ही सिर्फ फ्लो होगी एनर्जी। देन पिरामिड ऑफ बायोमास, ये दोनों तरीके की होगी, अपराइट भी और इन्वर्टेड भी, उल्टा भी होगी। देन पिरामिड ऑफ नंबर, यहाँ पर नंबर को बेसिक, बायोमास मीन्स कि यहाँ पर आपके वेट को दर्शाएगा। मैं आगे आपको दिखाऊंगा एक तरीके से प्रेजेंटेशन, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। देन नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर की बात करेंगे तो यहाँ बेसिकली नंबर गिने जाएंगे। तो ये दोनों तरीके के होंगे, अपराइट और इन्वर्टेड। तो सिर्फ एक ही ऐसा है पिरामिड ऑफ एनर्जी जो अपराइट होती है ऑलवेज। एंड यहाँ पर बताया गया एग्जाम्पल में, एनर्जी पिरामिड शोज 10% एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ट्रॉपिक लेवल, यानी यहाँ पर जो 10% का एक थ्योरी बेसिकली आती है। मान लो कि 100% सनलाइट आ रही है ग्रास तक, तो यहाँ पर क्या होता है कि 100% ग्रास ने एब्जॉर्व करा, तो सिर्फ 10% ही एनर्जी ग्रास हॉपर में जाएगी, यानी उस पर फीड करेगा, तो 100% नहीं जाएगी, 10%। एंड फिर ये 10% फर्दर इस 10% में से इसका 10% ऊपर वाले में जाएगा, यानी 1% हो गया। तो इसी तरीके से सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। सॉरी। तो यहाँ पे एनर्जी पिरामिड की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने एनर्जी का बात किया था। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे सनलाइट से आया ग्रास, एनर्जी प्रोड्यूसर जो भी है, फोटोसिंथेसिस वगैरह किया, और ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। तो ये एनर्जी सिर्फ 10% ही जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसमें ट्रांसफर होगा, एंड 10% का फिर वापस से 10%, मान लो कि 1000 है तो 1000 का 10% 100 हो गया। अब 100 का 10% क्या होगा, 10। तो यहाँ पर 10 ही ट्रांसफ़र होंगे एनर्जी का। अब 10 का 10% अगर करोगे तो एक, यानी हॉक में सिर्फ 1% एनर्जी जाएगी। तो इस प्रकार से जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो होती है। तो अब हम बात करेंगे, दूसरा हमने पढ़ा था पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली बायोमास मीन्स वेट का बात हो रहा है। तो आप देखोगे जो प्रोड्यूसर है, जैसे ग्रासेस है, उसकी तो काफ़ी बायोमास होगी, लाइक कि 1000 kg है। देन इस पर फीड करने वाला मान लो हिरन है या फिर रैबिट है, तो ये तो इसकी एक तो मतलब संख्या कम होगी, सॉरी, तो इसकी तो एक तो संख्या कम होगी, तो सिर्फ 100 kg। देन अगर ऊपर कार्निवोर्स के जाओगी तो इसकी तो और भी संख्या कम होगी, एंड लायंस जो कि टॉप कार्निवोर्स होते हैं वो तो काफ़ी कम ही है। तो इसी प्रकार से जो हमारी बायोमास की ये बनती है पिरामिड, वो अपराइट बनती है। लेकिन अब हम देखेंगे कि इन्वर्टेड कैसे है। तो ये तो अपराइट वाली हो गई आपकी। अब हम बात करेंगे इन्वर्टेड के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले थे इन्वर्टेड के बारे में। तो एक्वेटिक सिस्टम में हम देखेंगे, तो यहाँ पर जो बायोमास हम वेट को ले रहे थे, तो यहाँ पर अगर वेल्स वगैरह देखोगे, सबसे पहले लोअर की बात करते हैं, प्रोड्यूसर जो भी फाइटोप्लैंक्टन वगैरह होंगे या स्मॉल फिशेस वगैरह, उसकी काफ़ी कम पॉपुलेशन होगी। देन इस पर फीड करने वाले, मतलब इसके बायोमास कम होंगे, पॉपुलेशन की बेसिकली नहीं बात कर रहे, मास की बात करें, अगर कलेक्टिवली इनका मास लिया जाए तो काफ़ी कम होगा। एंड इसके बाद हर्बीवोर्स जो भी हम स्मॉल फिशेस वगैरह है, उसकी भी काफ़ी कम मास होगा। लेकिन जब कार्निवोर्स, जैसे हम वेल वगैरह की बात करते हैं, तो वेल तो काफ़ी बड़ी फिश है, मतलब इसका अगर मास भी देखो तो अकेले इन दोनों के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर इन्वर्टेड एक तरीके से जो पिरामिड है, पिरामिड ऑफ बायोमास, वो इन्वर्टेड भी बनती है एंड अपराइट भी बनती है। ये टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल हो गया, एंड ये एक्वेटिक का एग्जाम्पल हो गया। एक्वेटिक में आपकी इन्वर्टेड पिरामिड बन रही है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो अब हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ मेंबर्स, यानी नंबर की हम यहाँ पर बेसिकली बात करने वाले पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर मेंबर्स नहीं है, नंबर्स हैं। तो सबसे पहले अपराइट कैसे बनेगा, तो हम ग्रासेस के देखेंगे। तो ग्रासेस के नंबर तो काफ़ी ज़्यादा होगी, इससे कम ग्रास हॉपर की, इंसेक्ट्स की। फिर इसके बाद कार्निवोरस फ्रॉग एंड बर्ड्स तो कमी होंगे इंसेक्ट से। देन इसके बाद हॉक, ये तो काफ़ी कमी जनसंख्या में होती है। देन इन्वर्टेड हम मान लो कि कैसे बनेगा,
एक ट्री है, सिर्फ एक ही ट्री है, अब इससे ज़्यादा इस ट्री पर काफ़ी सारे इंसेक्ट्स बैठे होते हैं एंड इससे ज़्यादा आप देखोगे कि बर्ड्स होते हैं, तो एक तरीके से ये इन्वर्टेड यहाँ पर बन जाती है जो पिरामिड ऑफ नंबर्स हैं। तो अपराइट भी होते हैं, इन्वर्टेड भी होते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं, तो अब हम प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो प्राइमरी प्रोडक्शन में आपके आती है जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जीपीपी है क्या, तो टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर, यानी जो भी हमारी प्लांट सिंथेसिस करती है, जो भी हमारी जैसे प्लांट प्रोड्यूसर है, अब ये जो भी एनर्जी फिक्स करेगी वो हमारी जीपीपी में आएगी। एंड जीपीपी के अलावा भी होती है एनपीपी यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब एनपीपी हम निकालेंगे कैसे, तो जीपीपी माइनस करेंगे रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन मतलब जैसे प्लांट कोई भी एनर्जी फिक्स करेगी, ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी एनर्जी बचा लेगी वो कुछ ना कुछ सेलुलर रेस्पायरेशन वगैरह में तो खर्च करेगी ना, तो उसे हम टोटल में से माइनस कर देंगे। अब जो एनर्जी बचेगी वो अवेलेबल होती है नेक्स्ट कंज्यूमर्स के लिए, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें खाने के लिए। तो इस प्रकार से एनपीपी निकलती है, जीपीपी माइनस रेस्पायरेशन करेंगे तो हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकल जाएगी। देन सेकेंडरी प्रोडक्शन में आती है एनर्जी स्टोर्ड इन कंज्यूमर बायोमास, यानी जो कंज्यूमर स्टोर करते हैं बायोमास को, एनर्जी को। फैक्टर अफेक्टिंग कौन से फैक्टर है जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगी, तो लाइट है, टेम्परेचर है, देन न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर है। तो यहाँ पे आप देखो सनलाइट है एंड जो प्रोड्यूसर है वो जीपीपी बनाई, एनर्जी स्टोर की बाय फोटोसिंथेसिस। अब इसमें क्या है कि एक तो सेलुलर रेस्पायरेशन हो रहा है एंड देन जो सेलुलर रेस्पायरेशन के बाद एनर्जी बचती है उससे ही एनपीपी बोलते हैं, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेशन। ग्रॉस क्या है, जो प्लांट सिंथेसिस कर रही है टोटल, एंड जो सेलुलर एक्टिविटी में खर्च हो गया माइनस आर, और निकल के आ गया एनपीपी, और एनपीपी ही जो कंज्यूमर्स है उसके लिए अवेलेबल होती है। तो अब हम बात करके एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं आपके, तो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी फ्लो की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला है सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो, यानी लाइक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगी एनर्जी की। जैसे कि आप देखोगे लीनियर थ्रू ट्रॉपिकल लेवल, यानी एनर्जी फ्लो लीनियरली होगी, सीधी तरह, यानी ग्रास को खाएगा डियर, डियर से लायन। ये सिंपल सी है, जहाँ पर जो एनर्जी इज लॉस्ट एज अ हीट एज अ लेवल ऑफ 10% रूल के अनुसार ये यहाँ पर एनर्जी फ्लो हो रही है। अब ये एक बात आती है कि वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो, यहाँ पर दो पैरेलल फूड चेन चलेगी, एक चलेगी ग्रेजिंग का एंड एक चलेगी डेट्राइटस फूड चेन का। ग्रेजिंग में आपके प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स आ गए, इसमें डेट्राइटस में होती है क्या है कि डिकम्पोजर्स आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये काफ़ी कॉमन है टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों में। तो यहाँ पे एक्वेटिक का ही बायोमास दिया है बेसिकली, जहाँ पर 10% एनर्जी आप ट्रांसफ़र हो रही है। यहाँ पर देखो 100,000 पॉइंट्स है, इसके 10% नेक्स्ट टॉपिक लेवल में एनर्जी पास हुआ तो सिर्फ 100 बचा। अब 100 का 10% यानी 10 पॉइंट्स बचा एंड 10 का 1%। तो इस प्रकार से जो 10% का रूल है वो एनर्जी ट्रांसफ़र का वो होता है। तो यहाँ पर हमने बात किया था सेकंड की वाई शेप्ड बनती है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोड्यूसर आ गया, हमने बताया था कि दो फूड चेन चलती है, एक तो ग्रेजिंग फूड चेन एंड दूसरा डेट्राइटस। ग्रेजिंग में आपके जो प्रोड्यूसर है हार्बीवोर्स एंड टॉप प्रीडेटर्स आ गए, एंड जो डेट्राइटस है उसमें डिकम्पोजर्स आ जाते हैं एंड प्रीडेटर्स आ जाते हैं। तो इस प्रकार दो पैरेलली फूड चेन चलती हैं एंड इस प्रकार से वाई शेप्ड बनता है। एंड दोनों स्टार्ट होती है आपके प्रोड्यूसर सनलाइट से, जो प्राइमरी है, प्राइमरी प्रोड्यूसर ही होती है हमारी, देन बाकी का ये है कंज्यूमर्स वगैरह। तो अब हम आगे हैं ट्रॉफिक लेवल के। तो ट्रॉफिक लेवल 4 है। सबसे पहला प्रोड्यूसर्स होते हैं जो ऑटोट्रोप्स होते हैं, यानी खुद से खाना बनाएंगे। देन सेकेंडरी लेवल होते हैं यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो उस पर हर्बीवोर्स वाले यानी फीड करेंगे। लेवल 3 पे आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कार्निवोर्स। लेवल 4 पे टर्सरी, इसे हम प्राइमरी कार्निवोर्स भी बोल सकते हैं। एंड लेवल 4 पे आती है आपके टॉप प्रेडेटर्स यानी टर्सरी कंज्यूमर्स। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को बाय ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट टॉपिक ऑफ प्रोड्यूसर है, सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर्स है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी आपके कार्निवोर्स हो गए। देन फोर्थ लेवल पे सेकेंडरी कार्निवोर्स एंड टॉप लेवल के कार्निवोर्स जिसमें वल्चर एंड ईगल्स, लायंस एंड टाइगर्स आ गए। तो इस प्रकार से हमारी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो है। हाँ, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आके हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो बेसिकली आपके सिलेबस में दो ही पढ़ने हैं आपके सेमेस्टर में। एक तो नाइट्रोजन, मतलब सबसे पहले हम समझते हैं कि बायो जियोकेमिकल साइकिल है क्या। यहाँ पर बेसिकली मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट हो रही है थ्रू बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो बेसिकली आपके जो एक तरीके से बैलेंस बनाना, न्यूट्रिएंट को वापस कर देना अर्थ को। सॉरी। तो सबसे पहले दो टाइप के होते हैं आपके बायोजियोकेमिकल, एक गैसेस एक सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री गैसेस तो आप समझते हो गैस फॉर्म में, जैसे कार्बन एंड नाइट्रोजन। सेडिमेंट्री साइकिल होती है कि जैसे रॉक से विदरिंग होना या फिर
स्टोर्ड फॉर्म में होना, तो इस प्रकार से फास्फोरस एंड सल्फर होते हैं। तो आपके सिलेबस में नाइट्रोजन एंड फास्फोरस साइकिल पढ़ने हैं। एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है बायोकेमिकल का, तो ये मेंटेन करते हैं न्यूट्रिएंट बैलेंस इन इकोसिस्टम। मैंने बताया था कि वापस अपने बैलेंस बनाना, यानी बेसिकली ये अर्थ को ही वापस कर देना। तो सबसे पहले आपकी कार्बन साइकिल पढ़ना नहीं है, बट एक रफ आइडिया मैं बता देता हूँ कि कार्बन आप एक तो सबसे पहले फॉसिल्स के रूप में होती है, फॉसिल फ्यूल्स के रूप में पेट्रोल डीजल वगैरह ये सब कार्बन ही तो है। एंड सबसे बड़ा कार्बन का स्टोरेज कौन है, ओशियन रिजर्वायर है इसका। देन फिर प्लांट्स करते हैं कार्बन एक तरीके से स्टोर। तो यहाँ पर अगर देखोगे जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन स्टोरेज होती है, एंड रेस्पायरेशन के थ्रू कार्बन वापस से हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है, एनिमल रेस्पायरेशन हो जाए या फिर ऑटोमोबाइल या इंडस्ट्री मिशन से हो जाए। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलती रहती है हमारी कार्बन की। तो अब हम सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं कि साइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन होती कैसे है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, 5 ही स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, यानी हमारे जो एटमॉस्फेरिक N2 है तो उसको फिक्स करना। अब डायरेक्टली N2 तो हम प्लांट या कोई भी मतलब चीज़ें तो ले नहीं सकती, तो उसे सबसे पहले कन्वर्ज करते हैं, कन्वर्ज ऑफ एटमॉस्फेरिक N2 इंटू NH3 बाय बैक्टीरिया राइजोबियम। यानी जो मतलब N2 नाइट्रोजन है उसे हम अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। एंड यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, अब लेग्यूमिस प्लांट वगैरह में देखोगे कि राइजोबियम होती है जो फिक्स करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे यही फिक्स कर रही है यहाँ पे। देन दूसरा स्टेप है नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू NO2 एंड NO3। अब यहाँ पर बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, बेसिकली यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन इसलिए हो रहा है कि हम प्लांट को अपटेक करना है। अब अमोनिया के फॉर्म में तो ये ले नहीं पाएगा, एक तो बैक्टीरिया कर रही है ना राइजोबियम। तो फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया को बेसिकली वापस से कन्वर्ट करता है NO2 NO3 में। एंड फिर इसके बाद जो प्लांट NO3 लेती है बाय अपटेक करती है, वो NO3 के फॉर्म में करती है, तो इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। देन अब प्लांट अपटेक कर लिया, तो यहाँ पर अब वापस से ये NO3 है उसे अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, तो उसे अमोनिफिकेशन कहते हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। तो ये किसके थ्रू होती है, बाय डिकम्पोजर्स। डेंट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ NO3 टू N2 बाय आइडेंटिफाइंग बैक्टीरिया, यानी जो डेड जैसे डेड हो गए प्लांट, तो अब यहाँ पर क्या है कि NO3 के फॉर्म में हमारे प्लांट में है, तो अब उसे डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया वापस से N2 निकाल के इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन की साइकिल घूमती है। तो ये क्यों इसेंशियल है नाइट्रोजन, तो एक तो अमीनो एसिड्स के लिए, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वगैरह बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट ग्रोथ भी कराती है। तो यहाँ पर अब इजी वे में समझ लो, तो N2 सबसे पहले एटमॉस्फेयर में है, सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा एंड इसे फिक्स करने के लिए बैक्टीरिया आएंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। देन अब नाइट्रोजन NH4 या फिर NH3 में बदलेगी। देन फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया NO3 में इसे बदल देगा, एंड NO3 के फॉर्म में अपटेक हो जाएगी, जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं, प्लांट्स ले लेगा। एंड देन फिर जब ये मर जाएगी तो वापस अब डेंट्रिफिकेशन होती है, डेंट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, जो कि वापस से N2 निकाल के इन्वायरमेंट में इसे रिलीज़ कर देगा। तो बेसिकली यही नाइट्रोजन साइकिल है आपके। तो एक और डायग्राम नाइट्रोजन का ही है, जहाँ पर आप यहाँ पर देखोगे कि किस तरीके से इसके नोड्यूल्स में फिक्सेशन हो रही है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एंड डिकम्पोजर्स हैं जो वापस से आपके रिलीज़ कर दे रहे हैं। ओके, तो अब हम आगे हैं लास्ट टॉपिक हमारी। तो ये हमारी लास्ट टॉपिक है साइक्लिंग ऑफ फास्फोरस, यानी फास्फोरस की साइकिल कैसे चलेगी। तो यहाँ पर भी 5-6 स्टेप है। सबसे पहले वेदरिंग होती है, यानी रिलीज ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम रॉक्स, यानी जो हमारे फॉस्फेट वगैरह स्टोर कहाँ है, रॉक्स में। अब इनकी वेदरिंग होती है, यानी ब्रेकडाउन होता है। देन एब्जॉर्प्शन होती है, अपटेक बाय प्लांट्स, यानी जो वेदर वगैरह हो गई तो वो सॉइल में पड़े हैं फास्फोरस, तो उसे अपटेक करेगा प्लांट। अब ये ट्रांसफ़र होती है थ्रू फूड चैन्स, यानी जो प्लांट्स को एनिमल्स फीड कर रहे हैं, अब उनमें जाएगा ये फास्फोरस। एंड वापस से क्या होता है कि जब एनिमल की डेथ हो जाती है तो डिकम्पोजिशन होता है, यानी वापस से सॉइल में डिकम्पोज हो जा रही है। देन सेडिमेंटेशन, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट रॉक्स ओवर द टाइम, यानी जो सेडिमेंट हो रही है, यानी फॉस्फेट का वापस से बनना ओवर द टाइम। तो इंपॉर्टेंस क्या है, इसेंशियल फॉर DNA, RNA एंड ATP एंड सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फेट का काफ़ी बड़ा रोल होता है फास्फोरस का। आप इससे DNA, नाइट्रोजन, ATP यहाँ पर फॉस्फेट लगती है, तो इससे भी आप समझ सकते हो कि इंपॉर्टेंस इसकी क्या है। तो ये फास्फोरस साइकिल हो गई। तो आप यहाँ देखो, सबसे पहले बारिश हुई, ये माउंटेन है, तो यहाँ पर एक रिवर बनी, एंड ये रिवर की पानी बह रही है, एंड यहाँ पर जो रॉक्स वगैरह है उससे क्या हो रहा है कि वेदर्ड हो रही है, वेदरिंग हो रही है रॉक्स की, तो इसे कि फास्फोरस यहाँ पे घुल गई। अब ये फास्फोरस कहाँ जाएगी, प्लांट अपटेक करेगा ये फास्फोरस को, एनिमल खा गई, वापस से एनिमल मर गया तो ये डिकम्पोजर्स जो हैं वापस से इसे रिलीज़ कर देगा, मतलब, एंड वापस से अपटेक हो जाती है फॉर्मेशन ऑफ
फॉस्फेट सेडिमेंटेशन यानी नीचे के लेयर में आ गई, एंड वापस से जियोलॉजिकल अपलिफ्ट हो गई, यानी जब मान लो कि दो कॉन्टिनेंट वगैरह आपस में टकराएंगे तो उसके आप जानते हो कि नीचे की लेयर उड़ जाती है एज अ फॉर्म ऑफ माउंटेन, तो वापस से अपलिफ्ट हो जाती है, जो न्यू रॉक्स फॉर्म होती है, तो उसमें फॉस्फेट होती है, यानी सेडिमेंटेशन इसे हम कहते हैं। सॉरी। तो यहाँ पर आपकी बेसिकली ख़त्म हो गई ये पूरा यूनिट ओवरऑल। ये थोड़ी काफ़ी बड़ी यूनिट थी, एंड इसमें मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया, आपके कोई भी टॉपिक छूटे नहीं है। सो मैं वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो अब हम यूनिट 6 के बारे में बात करेंगे, जो कि पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू इवोल्यूशन। तो यहाँ पे बेसिकली हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ आती है कि सबसे पहले हमारा अर्थ फॉर्मेशन कब हुआ। तो 4.6 बिलियन ईयर अगो हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई। तो जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई तो उस टाइम क्या था कि कॉस्मिक डस्ट वगैरह थे एंड गैसेस वगैरह थे अराउंड 4.6 बिलियन ईयर अगो। देन फिर क्या हुआ कि हमारा अर्थ जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हॉट था, तो उस टाइम फिर टाइम के साथ ये कूल होना स्टार्ट होती है एंड ओशियन का फॉर्मेशन होता है, जो कि अराउंड 4.0 टू 3.8 बिलियन ईयर अगो। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे जो अर्थ है वहाँ पर ब्लू कलर दिख रही है, यानी वो ओशन वगैरह आना स्टार्ट हुआ। एंड इसी के साथ यहाँ पर एटमॉस्फेयर वगैरह क्रिएट होना स्टार्ट हुए, जैसे कि गैसेस वगैरह, अमोनिया एंड वाटर एंड हाइड्रोजन वगैरह आना स्टार्ट हो गए। देन कुछ थ्योरीज़ वगैरह आते हैं, जैसे सबसे पहला थ्योरी आपको मिलती है ए बायोजेनेसिस की। यहाँ पर कहा गया कि जो लाइफ की पहली फॉर्म आई है वो नॉन लिविंग मैटर से आई है। देन उसके बाद दूसरी थ्योरी है मिलर एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने एक सेटअप बेसिकली लगाया और जो प्रीवियसली यानी जो शुरुआती के अर्थ पे गैसेस थे उन्हें क्रिएट किया, बेसिकली क्रिएट नहीं किया, बेसिकली उन्होंने ऐसा कंडीशन रखा कि ये गैसेस प्रेजेंट हो एंड इसके फॉर्म में देखा कि लाइफ आती है कि नहीं। देन हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस, जहाँ पर बताया गया कि लाइफ स्टार्ट हुई है डीप सी से एंड केमिकल मिनरल्स रिएक्शन होकर, तो इस तरीके से स्टार्ट हुई। देन सबसे बकवास थ्योरी आती है पैंसपर्मिया थ्योरी, जो कि कहा गया कि कोई स्पेस से ऐसा स्पीसीज़ आई है जो कि क्रैश हुई अर्थ पे एंड फिर देन इवॉल्व हो गया हमारा लाइफ। ये बिल्कुल बकवास थ्योरी है। ऐसा होता तो अभी काफ़ी सारे मास पे हो जाता। देन हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कब स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट लाइफ आपको मिलती है 3.5 टू 3.8, जहाँ पर प्रोकैरियोटिक्स यानी सिंगल सेल वाले दिखते हैं। देन उसके बाद इवॉल्व हुए जो ऑक्सीजन ले सकते थे यानी फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया वगैरह, ये 2.5 मिलियन अगो आए। फिर यूकैरियोट आया जो कि मल्टी सेलुलर थे एंड इसमें कॉम्प्लिसिटीज वगैरह आए 1.2 बिलियन ईयर अगो। देन फिर कैब्रियन एक्सप्लोजन हुआ था यानी अराउंड हाफ मिलियन अगो, जहाँ पर रैपिड इवॉल्व होती है एंड मोस्ट ऑफ मेजर एनिमल्स का एंड मॉडर्न बॉडी प्लांट्स बनती है आज के फॉर्म में जो दिखते हैं। देन 400 मिलियन ईयर होगा प्लांट फंगी एनिमलिया यानी टेरेस्ट्रियल लाइफ आती है। देन फिर 250 टू 66 मिलियन ईयर अगो डायनासोर्स के एज आते हैं, जिसमें आप देखते हो कि जो रेप्टाइल्स थे यानी डायनासोर थे वो डोमिनेट कर रहे थे। फिर इनके क़यामत के दिन आ गए जहाँ पर ये एक्सटिंक्ट हो गए 66 मिलियन, एंड यहाँ पर मैमल फिर आना स्टार्ट हो गया, राइज ऑफ मैमल एंड ह्यूमंस हो गया। तो यहाँ पर आप देखो कुछ इस तरीके से दिखते थे जब स्टार्टिंग के इवॉल्व हो रहे थे मैमल। ये आपके चार्ट फॉर्म हो गए जिसमें टाइम पीरियड वगैरह दी रही है, की पॉइंट वगैरह, जैसे अर्थ की फॉर्म टाइम कोई लाइफ नहीं थी, फिर धीरे धीरे सिंपल लाइफ आई, ऑक्सीजन वाले बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया वगैरह एंड कॉम्प्लेक्स होती गई एंड लास्ट में ह्यूमन वगैरह इवॉल्व हो गए। देन उसके बाद माइक्रो एंड मैक्रो इवोल्यूशन आते हैं, जिसमें माइक्रो में कहा गया कि स्मॉल स्केल चेंजेस होती हैं, जैसे कि एंड ये चेंजेस किस तरीके से हो रही हैं, ये कुछ की पॉइंट्स है, जैसे कि जो चेंजेस वगैरह होती है वो पॉपुलेशन के विदिन होती है एंड इसमें डज नॉट रिजल्ट न्यू स्पीसीज, इसमें कोई भी न्यू स्पीसीज नहीं आते यानी, और ये काफ़ी शॉर्ट टाइम फ्रेम में चेंजेस हो जाती है। इसके कॉज क्या थे, तो माइक्रो इवोल्यूशन बेसिकली म्यूटेशन से होती है, नेचुरल सिलेक्शन से होती है एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट वगैरह यानी रैंडम चेंजेस इन जीन फ्रिक्वेंसी से होती है, जीन फ्लो माइग्रेशन ऑफ जीन बिटवीन अ पॉपुलेशन। एग्जाम्पल में जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस इन वीड स्पीसीज, जैसे क्या हो रहा है कि हर्बिसाइड्स हम डाल रहे हैं खेतों में, तो जो वीड्स वगैरह हैं वो बेसिकली रेजिस्टेंट हो गए, वो कह रहे हैं कि हम तो पैदा होंगे ही, तो रेजिस्टेंस हो गए, तो ये क्या है माइक्रो इवॉल्व हो गया वो। देन
तो अब माइक्रो इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे। तो माइक्रो इवोल्यूशन में यहाँ पर लार्ज स्केल चेंजेस वगैरह हो रही है, जहाँ पे हम जो प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से चेंज हो रही है। तो यहाँ पे स्पीशीशन होते हैं, यानी न्यू स्पीसीज वगैरह फॉर्मेशन होते हैं। कैसे? तो एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक, यानी जोग्राफिकल अगर आइसोलेशन होती है तो वहाँ पर न्यू स्पीसीज आ सकती है, एंड विद इन पॉपुलेशन भी न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन हो सकती है। देन एडाप्टिव रेडिएशन, यानी रैपिड इवोल्यूशन ऑफ मेनी स्पीसीज फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर से होती है। फिर मास एक्सटेंशन होता है, जैसे डायनासोर का हो गया तो फिर मैमल को कहीं ना कहीं मौके मिल गए थे कि वो इवॉल्व हो गए। देन आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जांपल मैक्रो इवोल्यूशन के, जैसे कि जो एंजियोस्पर्म्स आए थे वो कहीं ना कहीं जिम्नोस्पर्म से इवॉल्व होकर आए थे। एंड यहाँ पर बेसिकली फिर से एक मैंने टेबल बनाया जिसमें माइक्रो इवोल्यूशन एंड मैक्रो इवोल्यूशन के बारे में मैंने डिफ्रेंशिएट करके लिखा है, स्केल, टाइम स्पैन, रिजल्ट, ऑब्जर्वेशन एंड एग्जाम्पल्स वगैरह। तो माइक्रो इवोल्यूशन में स्मॉल चेंजेस हो गए एंड मैक्रो में लार्ज इवोल्यूशनरी चेंजेस हो गए। देन अब हम बात करेंगे फाइलोजेनी एंड द ट्री ऑफ लाइफ के बारे में। तो फाइलोजेनी मीन्स होती है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप को बताना, कॉमन एंसेस्ट्री वगैरह को बताना। तो इसके की पॉइंट्स हो गए कि इट स्टडीज़ द एंसेस्ट्री एंड डिसेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। रिलेशंस आर बेस्ड ऑन ए मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर डाटा पे बेस्ड होती है। एंड रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे फाइलोजेनेटिक ट्री के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। वाई इट मैटर इन बॉटनी? तो बेसिकली ये हेल्प करती है एक तो कॉमन एंसेस्ट्री वगैरह पता करने में, एंड शो करती है क्या ग्रुप्स में है, कौन से प्लांट ग्रुप्स हैं ये। देन द ट्री ऑफ द लाइफ, इसका ट्री ऑफ लाइफ का डेफिनेशन, द ट्री ऑफ द लाइफ इज़ मेटाफोर एंड डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द इंटायर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो बेसिकली सभी का एक ट्री फॉर्म होती है। तो ट्री का कुछ स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि रूट क्या बताता है कि कॉमन एंसेस्टर को बताती है। देन ब्रांचेस होती है, वो रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट इवोल्यूशनरी लिंकेज को। नोड्स क्या है कि जहाँ से ब्रांचेस स्प्लिट होते हैं। देन टिप्स और लीव्स क्या बताते हैं कि ये प्रेजेंट डे जो लिविंग स्पीसीज है उन्हें या ग्रुप्स को बताते हैं। तो वापस से यहाँ पे मेरे से वाइवा में पूछा गया कि 3 डोमेन ऑफ लाइफ कौन कौन से हैं। तो आप बताओगे बैक्टीरिया, आर्की एंड यूकैरिया। यही शुरुआत में आपको मेजर जो दिखते हैं वो मिलते हैं। बैक्टीरिया में आपके प्रोकैरियोट्स जिसमें कोई भी न्यूक्लियस और यूनिसेलुलर थे। देन आर्की में प्रोकैरियोट एंड एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में वो रह सकते थे, एंड यूनिक बायोकेमिस्ट्री थी इनके पास, हैलोफाइल्स। देन यूकैरियो में यूकैरियोटिक हैव न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, एनिमल्स, फंगी एंड प्रोटिस्टा वगैरह आ गए यूकैरियो में। Then plant are the part of the eukaryote domain and have evolved through major linkage such as। तो प्लांट किस तरीके से इवॉल्व होकर आए हैं? तो ग्रीन एल्गी से ब्रायोफाइट बने, देन ब्रायोफाइट से आपके टेरिडोफाइट बने, देन टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म बने, देन जिम्नो से एंजियोस्पर्म बने। तो इस तरीके से प्लांट की इवोल्यूशन हुई है। ये वापस एक और फाइलोजेनेटिक ट्री एंड क्लासिफिकेशन में डिफरेंस बताती है कि फाइलोजेनेटिक ट्री एंड जो क्लासिकल क्लासिफिकेशन है उसमें क्या अंतर है। तो फाइलोजेनेटिक ट्री काफ़ी बेटर है क्योंकि ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताती है, जबकि क्लासिकल था वो सिर्फ मार्फोलॉजी सिमिलैरिटीज़ बताती थी, यानी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसे बताती थी। टाइप में डायनेमिक होती थी, इसे हम डाटा बेसिस से चेंज कर सकते थे, लेकिन एक फिक्स्ड कैटेगरी होती थी, किंगडम एंड क्लास में रखते थे। कॉमन एंसेस्ट्री ये बताया गया, ये रैंक और ग्रुप बताते हैं। ये आपका समरी हो गया। फाइलोजेनी मींस इवोल्यूशनरी रिलेशन, ट्री ऑफ लाइफ क्या है, डायग्राम के थ्रू हम लाइफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताते हैं। देन फाइलोजेनेटिक ट्री हेल्प्स टू अंडरस्टैंड प्लांट इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन मोर एक्यूरेटली देन द ट्रेडिशनल मेथड। तो फाइलोजेनेटिक ट्री मतलब काफ़ी एक्यूरेट तरीके से एंड काफ़ी अच्छी मेथड है इवोल्यूशनरी पता करने के लिए, इवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग को पता करने के लिए। तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है ये यूनिट इंट्रोडक्शन टू इवोल्यूशन। अब हम मूव करेंगे आपके यूनिट 7 पे। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are basically discuss about evolution of species. हम यहाँ पर ये हमारी सेमेस्टर 4 का जो बॉटनी है उसमें आपके लास्ट यूनिट ही पढ़ती है ये। तो इसके बाद हमारा जो बॉटनी का पूरा सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा, एंड आई एम प्लानिंग कि मैं प्रैक्टिकल को भी एक्सप्लेन कर दूँ अपने चैनल्स पे, ताकि आपके कई बार हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं ना वो छूट जाते हैं, तो उसे भी मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। सो उसके भी जल्दी वीडियो में लेकर आऊँगा। सो चलिए इसे हम इस यूनिट को डिस्कस करते हैं। तो एक 1 शॉट वीडियो होने वाली है जहाँ पर मैं होल यूनिट जो इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज़ है इसमें बेसिकली आप कुछ थ्योरीज वगैरह जानोगे, प्रिंसिपल्स वगैरह जानोगे इवोल्यूशन के बारे में, स्पीसीज इवोल्यूशन के बारे में। तो इसे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले जो पढ़नी है आपको, पहले तो हम जान लेते हैं कि इवोल्यूशन
कहते किसे हैं। तो जब से इकोलॉजी स्टार्ट हुई है तब से मैं इवोल्यूशन के लाइक इसके डेफिनेशन में बताता ही आया हूँ शुरुआत से ही, इसमें भी मैं बता रहा हूँ। इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस बाय विच स्पीसीज चेंजेस ओवर द टाइम थ्रू जेनेटिक वेरिएशन या नेचुरल सिलेक्शन, यानी ओवर द टाइम स्पीसीज में चेंजेस आना, उनके लाइक जेनेटिकली चेंजेस, जेनेटिक वेरिएशन है ना, या नेचुरल सिलेक्शन हो जाना। तो इस तरीके से इवोल्यूशन हो रही है स्पीसीज की। अ, तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन हो कैसे रही है, तो सबसे पहले म्यूटेशन होगी या रिकॉम्बिनेशन या जिन फ्लो होगी। देन नेचुरल सिलेक्शन की बात हो रही है, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद फेवरेबल ट्रेट्स, यानी जो हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि लाइक जो फिटेस्ट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी ये उन्हें लाइक सिलेक्ट करती है नेचर, जो मतलब मोस्टली लाइक रिप्रोड्यूस कर सके, वो सर्वाइव कर सके उस फेवरेबल ट्रेट्स में। देन एग्जांपल्स की बात करें, इवोल्यूशन ऑफ पीपेड मॉथ ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो बेसिकली आप इवोल्यूशन जब पढ़ते हो इवन ट्वेल्थ में भी, ट्वेल्थ में आती है, तो वहाँ पर एक मॉथ का एग्जांपल हम लेते हैं। जब इंग्लैंड में बिफोर एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं, लाइक जब बिफोर इंडस्ट्री, मतलब जब इंडस्ट्री स्टेबल नहीं हुई थी, तो क्या था कि वाइट मॉथ्स आपको काफ़ी वहाँ पर मिलते थे देखने को, मतलब एंड ब्लैक मॉथ्स थे वो मतलब ईजिली लाइक वो प्रीडेटर के थ्रू मारे जाते थे। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्री क्या हुआ कि जब इंडस्ट्री वगैरह स्टेबल हो गया, देन पोल्यूशन बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो नेचर ने लाइक ब्लैक माउथ को सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, एंड जो वाइट माउथ थे वो मतलब ईजिली वो टारगेट पर आ रहे थे एंड वो मारे मारे जाने लगे। तो उनकी क्या होती है, पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई, एंड जो ब्लैक माउथ है वो हम कह सकते हैं कि नेचुरली वो सिलेक्ट होना स्टार्ट हो गया। देन अडेप्टेशन ट्रेट दैट इन्हांस सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। तो एक तरीके से अडेप्ट होती है वो मतलब इन्वायरमेंट के लिए, ताकि वो सर्वाइव कर सके एंड रिप्रोड्यूस कर सके। तो अब आते हैं हम लमार्किज्म, जो कि प्रपोज किया था 1809 में। इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था यूज़ एंड डिसयूज़, ये सबसे मतलब मेरे हिसाब से वाहियात एक तरीके से थ्योरी थी, जहाँ पर इन्होंने कहा था कि ऑर्गन यूज्ड मोर बिकम स्ट्रॉन्गर वाइल अनयूज्ड ऑर्गन डिजनरेट, यानी जो ऑर्गन ज़्यादा हम यूज़ करेंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एज़ कम्पेयर टू जिसे हम यूज़ ना करेंगे वो डिजनरेट कर जाएगी। एंड इसके लिए इन्होंने जिराफ के एग्जाम्पल लिया था। सभी जानते हो कि इन्होंने कहा था कि इसके नेक लंबे हो गए, मतलब इसके जो भी ऑफ स्प्रिंग्स वगैरह आएंगे, मतलब ये ऊपर का लीफ खाते थे, मतलब इनके जो पेरेंट्स थे, तो ऑफ स्प्रिंग में इनके लंबे नेक आ गए। ये किस तरीके की मतलब थ्योरी है। तो इन्होंने काफ़ी क्रिटिक्स मिला, जहाँ पर लैक ऑफ एविडेंस, जेनेटिक एविडेंस, ट्रेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ आर नॉट इनहेरिटेड, यानी कोई भी ट्रेट जो है आपके पेरेंट्स में वो इनहेरिट नहीं होगी ऑफ स्प्रिंग में। तो भैया आपके पेरेंट्स, मान लो कि किसी के पेरेंट्स स्पाइडरमैन वाली खूबियाँ रखते हैं, पर वो बच्चों में नहीं आएगी, तो इनहेरिट नहीं होती है ट्रेट्स। देन नियो लेमार्किज्म, यानी एक तरीके से इनका न्यू वर्जन आया, तो ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लामार्किज्म इनकॉर्पोरेटिंग सम जेनेटिक प्रिंसिपल्स। तो इनकी क्या आइडिया थी न्यू वाले में, एक कुछ हद तक हम कह सकते थे सही थी। इन्होंने कहा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस जेनेटिक चेंजेस, सही बात है। देन इपीजेनेटिक चेंजेस लाइक डीएनए मेथिलेशन कैन बी इनहेरिटेड, जैसे कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड चेंजेस इन प्लांट पास टू ऑफ स्प्रिंग। लेकिन इनके भी क्रिटिक्स मिले कि यहाँ पर लिमिटेड एविडेंस थे फॉर वाइड स्प्रेड एप्लीकेबिलिटी, यानी एप्लीकेबल नहीं हो रही थी चीज़ें जब वाइड रेंज में हम देख रहे थे। तो देन डार्विन, हाँ डार्विन की थ्योरी आप काफ़ी पढ़ते हो, इनकी थ्योरी काफ़ी हद तक क्या मतलब अभी भी हम समझते हैं कि ये सही है इनकी थ्योरी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859, चार्ल्स डार्विन। इनका जो कहना था, इनका जो प्रिंसिपल था, वो सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन की बात करी, जहाँ पर ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करा। इंडिविजुअल विद फेवरेबल ट्रेड्स रिप्रोड्यूस मोर, देन वेरिएशन डिफरेंस इन ट्रेड्स अमंग इंडिविजुअल्स। अडेप्टेशन की बात करी, दैट इन्हांस सर्वाइवल एंड रिप्रोड्यूस बिफोर सॉरी रिप्रोडक्शन बिकम मोर कॉमन, यानी जो सर्वाइव कर रहे हैं जो लाइक इन्वायरमेंट में, वो ऑफकोर्स वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे। तो इनका इन्होंने एग्जाम्पल लिया था जो, तो इन्होंने डार्विन फिंचेस का एग्जाम्पल लिया था। आप जानते हो कि जो गैलेप्रोज आइलैंड पर इन्होंने किया था, वहाँ पर एक आइसोलेटेड एरिया था। तो यहाँ पर क्या था कि जो बर्ड्स थे इनके बिग शेप में, यानी जो इनके चोच थे उसके लाइक डिफरेंट पैटर्न बन गए थे। अब ये क्यों बन गए थे, ये कहीं ना कहीं इवोल्यूशन का ही एक तरीका है। तो ये कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए बन गए थे, इनकी लाइक इनके बिग चेंज हो गए, तो उनकी फूड जो हैबिट थी वो चेंज हो गई। तो इस तरीके से इन्होंने डार्विन फिंचेस का एग्जाम्पल लिया था, एंड ये नेचुरल सिलेक्शन के अंदर आती है जो इन्होंने एग्जाम्पल बताया। तो एक तरीके से जो सर्वाइवल रेट थी बर्ड्स की बढ़ गई थी। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन जानते हो ह्यूमन मेड करेंगे, ह्यूमंस करेंगे। इसमें ह्यूमंस सेलेक्टिवली ब्रीड ऑर्गेनिज्म विद डिजायरेबल ट्रेड्स, यानी जो डिजायरेबल ट्रेड्स वाले हैं उन्हें सेलेक्ट करना इन्होंने स्टार्ट किया। आर्टिफिशियल सिलेक्शन इसी तरीके से तो होती है, लाइक जिसकी खूबियाँ काफ़ी अच्छी है उसका ब्रीड दूसरे खूबी वाले से कराते हैं। तो यहाँ पर डॉग्स एंड कॉज बनाए गए, देन कुछ प्लांट्स वगैरह भी हो गए आपके, वीट एंड मेज,
देन कंपेरिजन विद नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो नेचुरल सिलेक्शन इज ड्राइवन बाय इन्वायरमेंट फैक्टर्स, यानी जो ये नेचुरल सिलेक्शन होती है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, बट जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराते हैं हम वो ह्यूमन चॉइसेस पे डिपेंड करती है। देन अब हम बात करेंगे नियो डार्विनिज्म, यानी डार्विन का भी एक अपग्रेडेड मॉडर्न वर्जन था जहाँ पर इन्होंने प्रिंसिपल दिया जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में, नेचुरल सिलेक्शन एक्ट एज अ जेनेटिक वेरिएशन एंड इवोल्यूशन अक्रॉस अकर्स थ्रू चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी ओवर द टाइम। तो इनके क्या मतलब जो थ्योरीज वगैरह दे रहे हैं इनके लिए कोई एविडेंस वगैरह है? हाँ, कि ये एविडेंस सपोर्ट करती है। तो उस टाइम तक डार्विन के टाइम तक आ गया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए वगैरह जानकारी हो गई थी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स वगैरह आ गई थी। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जो आज एंटीबायोटिक्स बनती है वो मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था कि जो एंटीबायोटिक्स है ना वो माइक्रो इवोल्यूशन पे बेस्ड होती है, यानी हम कह सकते हैं कि उसमें स्मॉल रेंज ऑफ चेंजेस होती है, इवॉल्व कर देते हैं ताकि ये मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाए। अब आते हैं स्पीसीज कंसेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ना है आपको बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स, यानी ऐसे स्पीसीज जो मतलब खुद के लाइक ब्रीड के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके लिमिटेशन भी होते हैं कि डज नॉट अप्लाई ऑन ए सेक्शुअल ऑर्गेनिज्म और फॉसिल्स वगैरह पे अप्लाई नहीं होते हैं। इनके मार्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट की बात करें तो स्पीसीज आर डिफाइंड बाय फिजिकल ट्रेड्स। तो जो स्पीसीज है उनके फिजिकल ट्रेड्स से डिफाइंड होती हैं। इसके लिमिटेशन क्या था कि ये काफ़ी सब्जेक्टिव था इन्हें डिफाइनिंग ट्रेड्स में। देन फाइलोजेनेटिक मीन्स होती है कि लाइक उनके एंसेस्टर्स के बारे में पढ़ना, एंसेस्टर रिलेशन देखना स्पीसीज के बीच में। स्पीसीज आर द स्मॉलेस्ट ग्रुप विद इन अ कॉमन एंसेस्टर्स। इसके एडवांटेज रहे हैं एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनिज्म पर एप्लीकेबल ये होती है फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट की बात करें तो। लेकिन बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट एंड मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट दोनों के लिमिटेशंस हैं। तो अब हम आते हैं मोड ऑफ स्पेशिएशन। स्पेशिएशन मीन्स कि न्यू स्पीशीज का बन जाना। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, तो ये दो प्रकार के होते हैं। न्यू स्पीसीज कैसे बनते हैं? तो ये दो टाइप को आपको मिलती है, एक है एलो पैट्रिक स्पेशिएशन एंड दूसरा है सिम्पार्टिक स्पेशिएशन। तो जब मैं प्रीवियस लाइक लेक्चर ले रहा था तो उसमें भी मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया था स्पेशिएशन का, बेसिकली वहाँ पर मैंने इसको डिफाइन नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर डिफाइन करूँगा कि एलो पैट्रिक स्पेशिएशन क्या है एंड सिम्पार्टिक क्या है। तो बेसिकली ये जोग्राफिक आइसोलेशन लीड्स टू स्पीशिएशन। मीन्स कि मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसे एरिया जो काफ़ी मतलब आइसोलेटेड है, लाइक आप गैलेक्टोलोज डार्विन जो फिंचेस का एग्जांपल लेते हैं वो आप देखो गैलेक्टोलोज आइलैंड वो काफ़ी आइसोलेटेड जगह है। तो ऐसी जगह पर लाइक कोई नई स्पीसीज का इवॉल्व होना ही हम एलोपैट्रिक स्पेशिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख लो, ये आइलैंड माउंटेन्स वगैरह कोई आइसोलेटेड जगह है एंड यहाँ पर नई स्पीसीज इवॉल्व हो रही है, डार्विन फिंचेस ऑन गैलेक्टोलोज आइलैंड। अब सिम्पार्टिक स्पेशिएशन मीन्स होती है कि ऐसी स्पीसीज जिसे मतलब उसी जगह पर कोई मतलब आइसोलेटिंग जगह नहीं चाहिए, जहाँ पर वो स्पीसीज है वहीं पर मतलब एक्चुअल जगह पर ही एक नई स्पीसीज का आ जाना, मतलब ऑलरेडी जहाँ पर एग्जिस्टिंग स्पीसीज है वहाँ पर ही नए स्पीसीज का आ जाना। जैसे स्पेशिएशन विदाउट जोग्राफिक आइसोलेशन, बिना जोग्राफिकल आइसोलेशन, जैसे पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट्स में। एग्जाम्पल में यहाँ पर एप्पल मैंगो फ्लाइज बताया गया अडेप्टिंग टू डिफरेंट होस्ट प्लांट्स। इसके अलावा आप अफ्रीका के एक लेक में चिचिल्ड फिश के बारे में पढ़ते हैं जो इवॉल्व हो गई थी वहाँ पे, एक तरीके से ये भी नई स्पीशीज थी तो उस लेक में इवॉल्व हुई थी। तो ये सिम्पार्टिक स्पेशिएशन का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर आपकी जो इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज है वो खत्म होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं रेगुलरली वीडियोस डाल रहा हूँ एंड मैं प्लान कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल्स के भी सारे वीडियोस मैं अपलोड करूँ, जल्दी करूँगा। एंड तो यहाँ पर मैं वीडियो बंद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। So hey everyone, welcome back to my YouTube channel and in this video we are talking about phytogeographical region in India and endemism। तो ये आपके बॉटनी सेमेस्टर 4 का पार्ट है, यूनिट 8 जो आपकी लास्ट यूनिट होती है सेमेस्टर 4 में। तो वन बाय वन हम इसे डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो फाइटोजियोग्राफी होती क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस जियोग्राफिकल एरिया, मीन्स कि जो प्लांट स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन है जियोग्राफिकली उसे हम स्टडी करने वाले हैं। देन एंडेमिज्म मीन्स होती है कि अकरेंस ऑफ द प्लांट स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू द स्पेसिफिक रीजन, मीन्स कि जो प्लांट स्पीसीज है लाइक वो कहीं रेस्ट्रिक्टेड एरिया या स्पेसिफिक रीजन में मिलती है वो प्लांट स्पेसिमेन, तो उसे हम एंडेमिज्म बोलते हैं। Then phytogeographical region of India is divided into 10 phytogeographical region। तो बेसिकली ये किस बेसिस पे डिवाइड होती है? क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन पे। तो सबसे पहला रीजन हमें मिलता है हिमालयन रीजन। तो इसका कैरेक्टर क्या है? ये सबसे हाई एल्टीट्यूड पर मिलेगी, माउंटेन रेंज, ग्लेशियर्स एंड अल्पाइन इकोसिस्टम है। इसके बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो होम टू यूनिक फ्लोरा एंड फोना एडोप्टेड टू कोल्ड क्लाइमेट सच एज स्नो लियोपैड, हिमालयन थार एंड रोडोडेंड्रन्स। तो बेसिकली यहाँ पर काफ़ी मतलब जो बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा फोना है वो काफ़ी यूनिक तरीके की मिलेगी बिकॉज ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट। फाइलोजियोग्राफी एक्ट एज अ बैरियर एंड कॉरिडोर फॉर
species migration with a distinct genetic linkage to due to isolation in a valley and high altitude zone। तो हिमालयन जो रीजन है वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड है, इसकी जोग्राफिकल अगर एरिया आप देखो जो, तो ये काफ़ी मतलब हाईली एल्टीट्यूड पर है, तो यहाँ की जो एडेप्टेशन है बायोडाइवर्सिटी वो भी काफ़ी डिफरेंट होगी, यूनिक तरीके की होगी। देन हम बात करेंगे इंडो गंगेटिक प्लेन। तो सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स की बात करेंगे। तो फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स फॉर्म बाय द गंगाज ब्रह्मपुत्र एंड दियर ट्राइब्यूटरीज। तो बेसिकली ये मतलब इन जो रिवर है गंगा ब्रह्मपुत्र एंड इसके ट्राइब्यूटरीज रिवर उससे मिलकर बनती है। देन इसके बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो रिच एग्रीकल्चर लैंड आपको मिलेंगे, अडेप्टेड टू वेटलैंड एंड ग्रासलैंड्स। देन फाइलोजियोग्राफी की बात करेंगे हम। तो हिस्टोरिकली अ मेजर कॉरिडोर फॉर अ स्पीसीज मूवमेंट लीडिंग टू जेनेटिक मिक्सिंग, हाउएवर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हैज़ अ इम्पैक्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जो फाइलोजियोग्राफी है उसमें आप देखोगे कि जो स्पीसीज मूवमेंट है वो भी हो रही है, जेनेटिक स्पीसीज मूवमेंट से जेनेटिक मिक्सिंग भी होती है। देन जो हैबिटेट फ्रैगमेंट है उसमें इम्पैक्ट दिखती है जेनेटिक डाइवर्सिटी की। देन हमारी जो थर्ड पॉइंट है वो वेस्टर्न घाट्स है। इसके कैरेक्टर की बात करेंगे तो माउंटेन रेंज आपको मिलेंगे अलॉन्ग विद द वेस्टर्न कोस्टल एरियाज देखेंगे एंड माउंटेन साथ में। रिकॉग्नाइज एज अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। जो वेस्टर्न घाट है वो एक हम ग्लोबली हॉट स्पॉट की तरह देखते हैं, शायद 34 हॉट स्पॉट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वेस्टर्न घाट उनमें से एक है। इसके बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो हाईली इंडेमिक, यानी यहाँ पर जो मिलने वाली स्पीसीज़ है वो काफ़ी कह सकते हैं कि एक मतलब पर्टिकुलर रीजन और स्पेसिफिक रीजन इसी रीजन में मिलती है। तो आइसोलेशन, फाइलोजियोग्राफिकल आइसोलेशन ड्यू टू द माउंटेन हैबिटेट्स हैज़ लेड टू यूनिक जेनेटिक लीनेज एंड हाई स्पेसिमेंस रेट्स। तो ये मतलब इसके जो जियोग्राफिकल रीजन से ये थोड़ा आइसोलेटिंग एरिया भी बन जाती है एंड यहाँ की जो हैबिटेट है वो भी काफ़ी यूनिक तरीके की मिलती है। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट के बारे में। तो इसके कैरेक्टर क्या है, तो डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंज अलॉन्ग विद द ईस्टर्न कोस्ट, बायोडाइवर्सिटी लेस स्टडी देन द वेस्टर्न घाट बट द होस्ट यूनिक स्पीसीज अडेप्टेड टू ड्रायर कंडीशन। तो ये जो यहाँ पर जो स्पीसीज अडेप्टेशन है वो काफ़ी मतलब ड्रायर कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। यूनिक स्पीसीज यहाँ पर भी होती है एंड काफ़ी मतलब लेस एक्सप्लोर है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट। फाइलोजियोग्राफी की बात करेंगे एज एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द डेक्कन प्लेटेयू विद सम जेनेटिक ओवरलैप। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेक्कन प्लेटेयू के बारे में। तो इसके नेक्स्ट हमारे डेक्कन प्लेटेयू, तो ये इसके कैरेक्टर क्या है, ए लार्ज सेमी एरिड प्लेटेयू कवरिंग ए मच ऑफ साउथर्न इंडिया। तो साउथर्न इंडिया में आप देखोगे कि मतलब जो साउथर्न इंडिया है उसमें मोस्टली जो एरिया है वो डेक्कन प्लेटेयू से मतलब कवर्ड है। बायोडाइवर्सिटी अडेप्टेड टू ड्राई सीजनल क्लाइमेट विद स्पीसीज लाइक इंडियन फॉक्स, ब्लैक बक एंड वेरियस ड्रॉट रेजिस्टेंस प्लांट्स आपको मिलेंगे। देन फाइलोजियोग्राफी की बात करें तो हिस्टोरिकल आइसोलेशन लीड टू डिस्टिंक्ट जेनेटिक पैटर्न स्पेशली इन स्पीसीज अडेप्टेड टू एरिड इन्वायरमेंट। तो इसमें मतलब हिस्टोरिकल आप आइसोलेशन के कारण मतलब आपकी जेनेटिक जो पैटर्न है वो भी मतलब उसके भी जो अडेप्टेशन है वो एरिड इन्वायरमेंट की तरह स्पीसीज यहाँ पर मिलेगी। थर्ड डेजर्ट की बात करेंगे तो थर्ड डेजर्ट आप जानते हो मरुस्थलीय जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को कवर करती है। बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो जो स्पीसीज है एक्सट्रीम हीट एंड वाटर जो लेस मतलब खर्च करें वो मतलब स्पीसीज अडेप्ट होगी यहाँ पे। फाइलोजियोग्राफी एक्ट एज अ बैरियर टू स्पीसीज मूवमेंट। तो ये बैरियर की तरह काम करते हैं, यहाँ से लाइक इजीली स्पीसीज मूवमेंट नहीं होती है, लीडिंग टू यूनिक अडेप्टेशन एंड जेनेटिक आइसोलेशन। तो जितने भी अभी हमने रीजन्स पढ़े हैं कहीं ना कहीं हर जगह आपको मतलब यूनिक अडेप्टेशन मिल ही जाएगी, चाहे वो हिमालयन हो, वेस्टर्न घाट हो, ईस्टर्न घाट हो या फिर थार डेजर्ट हो, हर जगह मतलब कंडीशन के हिसाब से वहाँ पर कोई ना कोई स्पीसीज। अब ऐसा तो है नहीं कि थार डेजर्ट में होने वाली हिमालय में मिलेगी नहीं ना, तो सिर्फ थार में ही मिलेगी, तो यूनिक हो गई वो चीज़ें। देन नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करेंगे तो इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट विद द डेंस फॉरेस्ट रिवर एंड हिल्स से। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो हाई एंडेमिज्म विद अ स्पेसिफिक लाइक हुलुक, गिबन, क्लाउडेड लियोपार्ड एंड न्यूमरस ऑर्किड्स मिलेंगे यहाँ पे। फाइलोजियोग्राफी इन्फ्लुएंसेस बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड हिमालयस फुटहिल्स लीडिंग टू हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड यूनिक लिंकेज। तो बेसिकली आपको इतना सब कुछ याद नहीं, आप सिर्फ रीजन का नाम याद रखो कि कौन कौन से रीजन है बस। एंड उसके फाइलोजियोग्राफी खाली याद रख सकते हो कि ये कहाँ कहाँ पर, जैसे वेस्टर्न घाट कहाँ पर, हिमालय हाई एल्टीट्यूड पे मिलती है, थार आपको मतलब नॉर्थ वेस्ट में मिलती है। देन कोस्टल रीजन्स आ गए, कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट विद द मैंग्रोव्स, एस्चुरीज एंड बीचेस। बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो रिच मैराइन एंड कोस्टल इकोसिस्टम इंक्लूडिंग कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स एंड सी टर्टल्स। फाइलोजियोग्राफी की बात करें तो कोस्टल स्पीसीज ऑफ जेनेटिक
सेशन बिटवीन द ईस्ट वेस्ट कोस्ट ड्यू टू ओशन करंट एंड हैबिटेट डिफरेंस। तो जो यहाँ पर जो कोस्टल एरिया भी है ना, तो अगर आप दूसरे कोस्ट से कंपेयर करोगे, चाहे वो वेस्टर्न हो या ईस्टर्न हो, तो यहाँ की जो कोस्टल एरियाज़ की स्पीसीज़ की जो अडेप्टेशन है वो भी डिफरेंट आपको मिलेगी। देन हमारी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आर्चिपेलागो इन ए बे ऑफ बंगाल में आपको ये जो लोकेशन है वो मिलेगी, अंडमान एंड निकोबार। तो एक रेन फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ्स है। कोरल रीफ्स आप जानते हो कि मैराइन इनवर्टिब्रेट्स है जो कैल्शियम कार्बोनेट के मतलब मतलब वो डिपोजिशन करते हैं, एंड देन ये इकोसिस्टम पूरा फॉर्म होता है जहाँ पर मतलब काफ़ी मैरीन हम बोल सकते हैं कि एनिमल के लिए वो काफ़ी मतलब अच्छा हैबिटेट प्रोवाइड कराती है कोरल रीफ्स। तो एक एग्जांपल है मैरीन इकोसिस्टम का। तो ये भी कुछ हाई इंडिविज्म वाली स्पीसीज रखती है। देन जियोग्राफिकल आइसोलेशन लीड टू ए यूनिक एवोल्यूशनरी लिंकेज एंड हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म। सब यूनिक है यहाँ पे, जो भी रीजन्स बता रहे हैं वहाँ पर मतलब हर जगह कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें आपको मिलेगी। लक्षद्वीप आइलैंड, कोरल एटोल्स इन अरेबियन सी, बायोडाइवर्सिटी मैराइन बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग कोरल रीफ, फिश एंड सीबर्ड्स। जो इसकी जियोग्राफिकल एरिया है वो आइसोलेशन एंड यूनिक मैराइन इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूट टू डिस्टिंक्ट जेनेटिक पैटर्न वाली स्पीसीज़ यहाँ पर मिलने वाली है आपको। देन की फैक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ज्योग्राफिकल बैरियर्स की बात करेंगे, हिमालयंस वाली चीज़ मूव नहीं कर पाएगी, मतलब एक मिक्सअप नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन भी कम देखने को मिलेगी आपको। वेस्टर्न घाट्स एंड रिवर्स क्लाइमेट वेरिएशन की बात करें, मानसून एरिड एंड जोन एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको मिलती है। हिस्टोरिकल इवेंट्स, ग्लेशियल साइकिल एंड टेक्टोनिक मूवमेंट लाइक आपके जो कॉन्टिनेंट है वो लाइक डिवाइड होके लाइक दूर चले जाना। जैसे अगर आप देखो तो इंडिया अफ्रीका की जो पहले कॉन्टिनेंट थे वो साथ में थे, टेक्टोनिक प्लेट, तो बाद में डिवाइड हुई। तो अगर आज के टाइम पर देखोगे तो दोनों जगह कुछ स्पीसीज़ कॉमन मिलती है। अफ्रीका में जो स्पीसीज़ मिलती है वो इंडिया में भी मिलती है, तो ये कॉमन है। तो इससे पता लगता है कि टेक्टोनिक मूवमेंट हुई है। देन सी लेवल चेंजेस की बात करेंगे, ह्यूमन इम्पैक्ट, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन। ये भी एक मतलब कह सकते हैं फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं फाइलोजियोग्राफी को। देन हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इस यूनिट का लास्ट हमारा सब टॉपिक है एंडेमिज्म। मैंने बताया था कि लाइक स्पेशल टाइप ऑफ स्पीसीज सिर्फ उस पर्टिकुलर रीजन में ही मिलती हो, तो उससे ही हम एंडेमिज्म कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। द इकोलॉजी स्टेट ऑफ स्पीसीज बीइंग नेटिव टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड फाउंड नोवेयर एल्स, यानी सिर्फ उस पर्टिकुलर रीजन पे मिलती है, उसके अलावा कहीं आपको नहीं मिलने वाली है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंडेमिज्म, सेम फैक्टर्स है जियोग्राफिकल बैरियर्स में, माउंटेन, रिवर एंड ओशन प्रिवेंट करती है, क्लाइमेटिक, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी। देन सॉइल टाइप भी, उसमें न्यूट्रिएंट कितने हैं, टेक्सचर इन्फ्लुएंसेस प्लांट ग्रोथ, इवोल्यूशनरी प्रोसेस, एडेप्टेशन, जेनेटिक आइसोलेशन, देन ह्यूमन एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन। ये सब फैक्टर्स हैं जो एंडेमिज्म को इन्फ्लुएंस करती है। तो अब टाइप ऑफ एंडेमिज्म की बात करेंगे तो दो टाइप है, नियो एंडेमिज्म एंड पेलियो एंडेमिज्म। तो नियो एंडेमिज्म न्यूली इन्वॉल्व स्पीसीज फाउंड इन लिमिटेड एरियाज, तो सिर्फ वो लिमिटेड एरिया में मिलने वाली है आपको जो न्यूली इन्वॉल्व स्पीसीज है। देन पेलियो एंडेमिज्म एंशिएंट स्पीसीज है जो सर्वाइव करती है इन रेस्ट्रिक्टेड रीजन में। जैसे आप देखोगे लाइक हिमालयस वगैरह में कई ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो काफ़ी एंशिएंट स्पीसीज है, वो सिर्फ उसी रीजन, रेस्ट्रिक्टेड रीजन में ही वो मिलती है, तो उसे हम पेलियो एंडेमिज्म बोलते हैं। तो ये टेबल है कौन कौन से एंडेमिज्म प्लांट है जो इंडिया में मिलेगी आपको, स्पीसीज एंड रीजन है, मतलब कौन से स्पीसीज है कहाँ कौन से रीजन में मिलने वाली है। तो निपेंथस खासियाना मेघालय में मिलेगी, साइकस बेडोमी ईस्टर्न घाट्स में मिलने वाली है, सुसोरिया ओबेवेलाटा हिमालय में मिलेगी, ये टेरोकार्पस सेंटेलिनस आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगी। तो ये कुछ टाइप ऑफ लाइक एंडेमिज्म स्पीसीज है जो स्पेसिफिक रीजन, पर्टिकुलर रीजन में ही आपको मिलने वाली है। तो कंक्लूड करें तो हमने पढ़ लिया फाइलोजियोग्राफी को, जो एंड इसके रीजंस पढ़े थे, क्या इन्फ्लुएंस करती है इस बायोडाइवर्सिटी को। देन एंडेमिज्म इज अ क्रूशियल फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो एंडेमिज्म जो स्पीसीज है सिर्फ पर्टिकुलर रीजन में मिलती है, तो उसको कंजर्व करने के लिए भी कितना ज़रूरी है। प्रोटेक्टिंग एंडेमिज्म स्पीसीज इंश्योर इकोलॉजी बैलेंस, तो इन्हें प्रोटेक्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रह सके, कोई मतलब यूनिक स्पीसीज हो वो मतलब एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो आपके यहाँ पर टॉपिक खत्म होती है हमारी फाइटोजियोग्राफिकल। मैंने इसके 10 रीजन्स पढ़ा दिए, देन एंडेमिज्म पढ़ा दिया। यूनिट 8 में बस इतना ही है आपका पढ़ना। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।